हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो भैया, नया साल, नया बैच और नई उम्मीदों के साथ हम सब लोग एक नई उम्मीद लेकर मिल रहे हैं आपसे। और इस बैच के अंदर बहुत ही धमाल करने वाले हैं हम लोग, बहुत ही शानदार करने वाले। मिशन 100 सिर्फ नाम नहीं, एक पहचान है। हम सबकी, तुम्हारी सबकी पहचान बनने वाली है सिलेक्शन के बाद। 2026 का बैच सर यादगार मिशन 100 बनाना है। और कम से कम भैया 100, हाँ, टॉप 100 में कम से कम मिनिमम मतलब 10 तो लेके आ ही जाना इस बैच से। ये प्रॉमिस होना चाहिए कि भाई साहब ये बैच एक नाम एकदम मतलब टॉप लेवल पे लेके जाना इस नाम को, मिशन 100 का। और वो कैसे जाएगा बेटा, हमारे और तुम्हारे, हम दोनों के आपस के एक मिली जुले एफर्ट्स के कारण ही जा पाएगा। कैसे? एज अ टीचर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि जो बैच में दिया जाता है, जो नॉर्मल रेगुलर बैचेस में होता है, उससे कम नहीं मिलेगा तुम्हें यहां पर इस बैच में। एज अ टीचर सारा कंटेंट सब कुछ सिमिलर सा मिलेगा। बट मैं तुमसे भी एक एफर्ट मांगता हूं कि जो बच्चे 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से रिवाइज कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, तुम्हें अगर उनसे जीतना है तो मैं एज अ टीचर बहुत सारी चीजों को कंप्रेस करूंगा। अच्छी मतलब सारे के सारे जितने अच्छे क्वेश्चंस हैंड पिक करके कि भैया इतने कम क्वेश्चन में इनका सारा कुछ कवर हो जाए। तो वैसे ही तुम्हें क्या करना है कि इतने कम दिनों में, 100 दिनों में मुझे उन लोगों से भी फाइट करना है जो 1 साल 2 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो बेटा वो कैसे हो सकता है? जब तुम्हारे एफर्ट्स, जो तुम्हारी प्रैक्टिस है, जो तुम्हारा क्वेश्चन प्रैक्टिस हो, चाहे टेस्ट देने की फ्रीक्वेंसी हो, चाहे क्लास करने की फ्रीक्वेंसी हो, उन सारे बच्चों से ज्यादा हो। और वो सारे बच्चों से ज्यादा कैसे हो सकता है बेटा? अब ये तुम्हें डिसाइड करना है। जितना हो सकता है सारे बच्चों से ज्यादा कोशिश करो। मतलब यहां पर बेटा ये देख के मत पढ़ो कि लेक्चर कितना बड़ा है, कि सर ने कितना पढ़ाया, क्या करा। आप ये देख के पढ़ो कि आज मेरे 3 लेक्चर्स करने हैं, उसके बाद मुझे डीपीज करनी, उसके बाद मुझे क्वेश्चंस करने। जो भी लगता है कि सर मेरा ये टारगेट है, टारगेट को देख के पढ़ो। टाइम टेबल से मत पढ़ो, टारगेट टेबल से पढ़ो कि आज का टारगेट क्लास करना है, उसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टेस्ट अगर दिया है तो टेस्ट का एनालिसिस करना है, अगले टेस्ट का रिवीजन करना है। ये टारगेट बना के पढ़ो। इस साल सिलेक्शन का साल है। इस साल हमें अपनी जिंदगी बदल डालनी है। और ये कैसे होना है? सब कुछ होना है भाई साहब, ये सब पॉसिबल है। बस एक बार ठान लो, और ठान लो तो बस उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखना है कि क्या हो रहा है, क्या किधर हो रहा है, कौन सा दोस्त कहां गया, कैसा गया। एक बार सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पीछे देखते रहना कौन से लोग कहां पर है। सब लोग मिल जाएंगे और हैप्पीली मिल जाएंगे। लेकिन अगर बेटा आधे मन से पढ़ते रहना, बस वो आधा मन वाला ही काम चलता रहेगा। सिलेक्शन भी आधे मन वाला होगा, हो सकता है। हाँ, एग्जाम हॉल में भी आधे मन से जाओगे। सर कोई किसी भी टेस्ट में जाओगे, टीचर से ही मिलोगे तो आधे मन से मिलोगे। सर एग्जाम दे के आओगे तो दोस्तों से ही मिलोगे तो आधे डरते डरते। पेरेंट्स से मिलोगे आधे मन से मिलोगे कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। फिर काउंसलिंग का वेट करोगे, रिजल्ट का वेट करोगे, रैंक का वेट करोगे। क्यों करना है भैया? सीधी सी कहानी है, 100 दिनों की कहानी है। 100 दिनों के अंदर अपना सिलेक्शन सिक्योर करना है। आज डे 1 है तो डे 1 पे भैया भरे पड़े होंगे सब लोग, मुझे ज्यादा मोटिवेशन देने की जरूरत नहीं है। डे 1 पे सबका मोटिवेशन हाई होता है। मजा कब आता है? डे 10 पे। आज से बेटा वीक की स्टार्ट हो रहा है, नया मंथ, नया साल है, नया साल के पहला वीक है, नया साल का नया वीक है। कोशिश करिएगा इस वीक से जो आप इस रफ्तार को या इस रेस को पकड़ रहे बेटा, इस रेस को, इस रफ्तार से ही चलते रहना। अगले 10 दिन, 20 दिन, 21 दिन, 100 दिन ऐसे ही लेके चले जाना। सच बता रहा हूं, सिलेक्शन लेके चले जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारे लोग अभी डाउट कर रहे होंगे कि यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन। मैं बता रहा हूं बेटा, ये डाउट ही तुम्हें, अगर आज मेहनत कम करनी शुरू करी आज से ना, तो बस यही आधे आधे मन से ना करते करते आधा काम ही हो पाता है। वो डाउट फिर बड़ा डाउट बन जाता है, क्योंकि आप जिस चीज को सोचोगे वही तो आप मिलेगा ना। जो सुनते ना कि भाई साहब जो बीज बोते हैं वही पेड़ मिलेगा। अगर आम का बीज बोओगे तो आम मिलेगा, बबूल बोओगे तो बबूल मिलेगा। सेम चीज, अगर आपने डाउट साइज पहले दिन से मन में रखा, आप मेहनत पे फोकस नहीं कर रहे, आप एफर्ट्स नहीं लगा रहे, तो बेटा ऑब्वियस है आपको वही मिलेगा जो आप कर रहे हो। डाउट बो रहे हो, डाउट मिलेगा। लेकिन अगर आज से आपने एकदम ठान लिया कि नहीं यार, चुपचाप यहां से चल रहा है, चुपचाप यहां से आगे निकलता जाऊंगा, सर जितने हो सकते हैं मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, मेहनत करूंगा, करते चले जाओ। मैं सच बता रहा हूं, मेहनत का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिजल्ट होता है, वो है आपका सिलेक्शन। वो सिलेक्शन आपको दे के जाएगा, ठीक है ना। तो बस भैया बहुत सारी मोटिवेशन हो चुकी है, नया साल है, नए विशेष है, नया बैच है, बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा मोटिवेटेड होंगे। तो शुरू करते हैं कहानी को। मिशन 100 की इस शानदार सफर में आप सभी का स्वागत है। मैं सुधांशु सर
आपके साथ शुरू करूंगा फिजिकल केमिस्ट्री का सफर, फिर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सारे सफर आपके कंप्लीट होंगे। ज्यादा नहीं, बहुत जल्दी जल्दी चीजें होती जाएंगी। बेटा एकदम फोकस के साथ बैठे रहिएगा। क्लास के अंदर कुछ लोगों को लग सकता है, क्योंकि ऑब्वियस आज बेसिक से स्टार्ट होगा, तो क्लास के अंदर कुछ बेसिक चीजों को फॉलो करना है। पहली चीज, कुछ लोगों को लग रहा है कि सर मुझे ये बेसिक चीजें आती हैं, तो बेटा आप इसको सुनो, आप देखो। जरूरी नहीं कि आपको हर एक के नोट्स बनाने हैं। अगर कुछ बेसिक चीजें हैं, अगर आपको लग रहा है, तो आप उसको एक रिवीजन के फॉर्म में देखो कि आप 2 टाइम्स स्पीड कर लो, 1.5 टाइम्स स्पीड कर लो। आपको लगता है ये बेसिक वाला आता है, लेकिन आधा मन से आता हो तो बेटा मत लगाना हाथ। फिर आपको लिख के प्रैक्टिस कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, क्वेश्चंस कराए जाएंगे, क्वेश्चंस करना। ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट ये रिकॉर्डेड की तरह मत करना। इट इज लाइक लाइव लेक्चर, जिसमें कंट्रोल आपके हाथ में। लाइव लेक्चर की तरह ट्रीट करना। जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पर आएगा, वीडियो पॉज करना, अटेम्प्ट करना और लिखना। हो सके तो एक आदत डाल दो कि हर एक क्लास के कमेंट सेक्शन में जाऊंगा और लिखूंगा कि अगर आज सर ने 10 क्वेश्चन कराए तो मेरे 7 क्वेश्चन सही हुए, 8 क्वेश्चन सही हुए, 5 क्वेश्चन सही हुए, मेरी मिस्टेक्स ये थी, जब मैंने सॉल्यूशन देखा तो मुझे ये पता चला। बेटा ये रिकॉर्डेड लेक्चर का बेहतरीन बेस्ट यूटिलाइजेशन है। और मैं बहुत बता रहा हूं एक मतलब अपनी तरफ से कि जो बच्चे मैंने बहुत बार देखे रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख देख के, भाई साहब वो एकदम लाइव वाला फील ले लेते। अच्छी बात क्या होती है, रिकॉर्डेड लेक्चर्स में हमारे लिए भी थोड़ा डेविएशन कम होता है। ठीक है, आपको दोस्त फालतू के जो लाइव चैट में चलने वाली डेविएशन होती है वो वाली डेविएशन नहीं आती। तो भैया एक सिंपल सी आदत डालनी है, आज से शुरुआत करनी है। और क्लास के नोट्स आपके पास पहले पहुंच जाते तो आप नोट्स से भी बहुत सारे लोग डिसाइड कर सकते कि लेक्चर को किस स्पीड पे देखना है। क्योंकि आज पहली क्लास है तो हो सकता है थोड़ा बेसिक्स चल रहा हो, तो बहुत सारे लोग लगा रहे सर टाइम वो है रहा है। कोई दिक्कत नहीं बेटा, 2 दिन बाद देखना, अपने आप ही लेक्चर का लेवल अपने आप ही ऊपर चला जाता है। पहले दिन तो शुरुआत तो सिंपल सी ही होती है ना बेटा, ठीक है ना। बचपन में जब स्टार्ट किया था ABCD पढ़ते टाइम थोड़ा पता चला था कि माउंटेन्स आएगा ABCD का। हाँ, उस टाइम बच्चे को यही लगता था कि ABCD पढ़ के खत्म करना है। वो बेचारा ABCD करके फिनिश कर रहा था, धीरे धीरे पता चला यहाँ तक पहुंच गए। सिमिलर चीज है, यहाँ आज स्टार्ट होगी ABCD, बट आपको विद इन 10 to 15 डेज रियलाइज होगा कि आपने किस पहाड़ के सामने कहां तक जा रहे हो, किस लेवल तक जा रहे हो। बेटा बेसिक से स्टार्ट होगा, कोशिश करिएगा बेसिक वाले फेज को भी साथ साथ एंजॉय करने की, और बेसिक से नीट प्रो लेवल, नीट एडवांस लेवल, नीट जो भी सिलेक्शन लेवल, जो लेवल चाहिए वो सब कुछ मिलेगा, मोर देन नीट लेवल मिलेगा, इस बात का प्रॉमिस है। ठीक है, अब तुम्हारी तरफ से प्रॉमिस होना चाहिए कि सर मैं अपना 100% क्या, अब तो 200% दो यार। अगर तुमसे मैं बोलूं एक बार लिख के करो, तुम 2 बार 4 बार करो। ठीक है, ये टाइम अब सोचने का नहीं है, ये टाइम सिर्फ और सिर्फ अटेम्प्ट करने का है। क्वेश्चंस को, सर लेक्चर्स को, सब अब सोचने का टाइम क्या। अब तो एक ही चीज है, एक ही मंजिल है, और वो मंजिल क्या है, नीट। नीट बस हो गया, इसके अलावा क्या सोचना है, इसके अलावा कुछ और है किसी की लाइफ में क्या। अगर भैया इसके अलावा कुछ बहुत इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट अगर आपकी लाइफ में, तो मैं तो कहूंगा बेटा फिर इसको रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, नीट 2027 में कर देना। लेकिन अगर तुम्हारा एक ही गोल बचा है कि नीट, तो बेटा इससे बेहतरीन टाइम, इससे बेहतरीन कम टाइम में, इससे शानदार बैच नहीं मिलेगा। चुपचाप पकड़ के, होता है ना कि भाई साहब बैच के साथ चलो, विद इन 100 डेज आपको खुद के अंदर चेंज, आपको खुद के अंदर मोटिवेशन, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस दिख जाएगा। ओके, तो चलिए भाई साहब क्लास को शुरू करते। पहला काम आपको बोला गया है लेक्चर नोट्स देख के, आप बहुत सारे लोग जिनको आता है नोट्स देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस स्पीड पे देखनी है। दूसरा, लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके बताना है कि बेटा आज आपको 10 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन कराए गए तो उसमें से कितने सही किए, कितने गलत किए। ये एक डेली हैबिट डालनी है, डेली हैबिट डालनी है। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट हैबिट कि बेटा क्लास का जो टाइम है ना, उस क्लास के टाइम पर ही क्लास करने की कोशिश करना। उससे क्या होगा, सर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो कभी भी देख सकते हैं, लेकिन बेटा डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाएगा। अगर आपने क्लास के लेक्चर को अगर शाम को देखने लगे, अपने मन मुताबिक देखने लगे, तो बेटा उससे आपका डिसिप्लिन नहीं मेंटेन हो पाएगा। डेली बैठ के पढ़ने वाला जो डिसिप्लिन है ना, वो नहीं हो पाएगा। तो कोशिश करिएगा डेली बैठ के सेम टाइम पर फिजिक्स का लेक्चर, सेम टाइम पे केमिस्ट्री का लेक्चर, सेम टाइम पे बायो का लेक्चर। मतलब आपका एक टारगेट फिक्स होना चाहिए कि मेरा सुबह का टारगेट, सुबह से लेकर 3-4 बजे तक मेरा सारे लेक्चर फिनिश करने, शाम को सेकंड सेगमेंट ऑफ द प्रिपरेशन मुझे अपनी पढ़ाई में सर क्वेश्चन प्रैक्टिस, डीपी क्विज फॉर्मेट में कुछ और रिवीजन करना है, वो सब करना है। मतलब दिन को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर लो कि यार सुबह अपना लेक्चर देखेंगे, शाम को अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आज का लेक्चर है, फिर रात में लेट नाइट तक अपने पास जाकर रिवीजन करेंगे। ये पूरा का पूरा एक प्लान बना लो और लग जाओ। ठीक है, चलो भाई
मैंने तुम्हारे 10 मिनट ले लिए। मुझे भी इस बात का ध्यान रखना है कि इस बैच में आप बहुत फोकस होकर आए हो, और बस ये 3 चीजें आपसे मांगी है मैंने। कोशिश करिएगा, तीनों चीजें याद रखिएगा। लेक्चर टाइम पे देखना है, लेक्चर को सर लेक्चर के कमेंट सेक्शन में जाके बताना है, और दूसरी चीज लेक्चर के नोट्स देख के आप डिसाइड कर लीजिए आपको किस स्पीड पे आपको अपना काम स्टार्ट करना है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं एक शानदार से बैच को, और देखते हैं आज हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री में एक नया चैप्टर, पहला चैप्टर। सब लोग मुझे लगता है 12th क्लास 11th क्लास में आते ही सबसे पहला जो चैप्टर मिलता है 10th क्लास के बाद, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए बेसिक कॉन्सेप्ट से चालू करते हैं। ये चैप्टर एक चैप्टर मोल कॉन्सेप्ट ऐसे बोल दिया जाता है, बट इस चैप्टर को मैं बोलता हूं कि बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स को लेके चलता है। परसेंटेज निकालो, ये करो, मोल निकालो, एटम निकालो, मॉलिक्यूल निकालो। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लास है, और यही बेसिक कॉन्सेप्ट जब बड़ा होता है 5 दिन बाद चलते हैं तो देखते हैं भाई साहब अलग लेवल पे चला गया। तो कोशिश करना बेसिक कॉन्सेप्ट्स को बेसिक कॉन्सेप्ट्स की तरह ट्रीट करना, और लगातार लग जाना कि भैया ऐसा नहीं छोटा कॉन्सेप्ट छोड़ दिया, यही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट बाद में बड़े हो जाएंगे, ठीक है ना। तो साथ साथ बने रहना। बेसिक से शुरू करते क्या है भाई साहब। अगर हम बात करें तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की भैया सिंपल सी डेफिनेशन होती है सर, इट इज अ साइंस ऑफ। अगर हम ज्यादा इधर उधर की रंग बिरंगी डेफिनेशन ना देखें तो यहां पर आती है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आती है बेटा, एटम्स एंड मॉलिक्यूल। सर पूरी की पूरी केमिस्ट्री को डिफाइन करें तो एटम एंड मॉलिक्यूल की कहानी है। अब एटम क्या होता है और मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बेटा एटम क्या होता है, तो सर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस which may or may not exist independently, which may or may not exist independently। सर आप अकेला एग्जिस्ट भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। एटम क्या है कि सर सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एनी सब्सटेंस। मतलब देख लो अपने पास सर जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, वैसे एटम्स बहुत कम होते हैं। सर ऐसा नहीं कि एटम एग्जिस्ट नहीं करता, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। कैसे सर, हीलियम का एटम है, हीलियम का एटम है, एग्जिस्ट कर जाएगा। हीलियम का एटम है, एग्जिस्ट कर जाएगा। ये देख लो अपने पास नियॉन है, आर्गन है, ये सब एग्जिस्ट कर जाएंगे, तो ये एग्जिस्ट कर जाते हैं। लेकिन अगर तुमसे बोले कि एटम सर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाए और कहीं पर नहीं कर रहा है, तो भैया याद रखिएगा, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, जैसे हाइड्रोजन का एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है सर, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, इंडिपेंडेंटली डू नॉट एग्जिस्ट, इंडिपेंडेंटली डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे मटेरियल्स, ऐसे एटम्स बहुत है। कौन से, तो सर देख लो, जैसे मैं तुमसे बोलूं कि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट कर जाएगा, नहीं, ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, हाइड्रोजन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो ये कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जो भैया अकेले एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये कैसे एग्जिस्ट करते हैं। एटम क्या है, सबसे छोटा, किसी भी सब्सटेंस को तोड़ते लेके आओगे, सबसे छोटा यूनिट पकड़ लो पूरे केमिस्ट्री का, एटम। जैसे बायो में होता है सेल, उसके अंदर है, या केमिस्ट्री के अंदर होता है एटम। इससे छोटा एटम, मतलब इससे छोटी चीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती इंडिपेंडेंटली। इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट नहीं करता भाई, ये भी ध्यान रखिएगा। चार्जेस अकेले एग्जिस्ट थोड़े ना करते भाई। तो वही सेम चीज, कोई बोले सर इलेक्ट्रॉन अकेला एग्जिस्ट करता, नहीं, किसी ना किसी के साथ ही रहेगा। वो ऐसा नहीं होगा अकेला एग्जिस्ट कर रहा है, रास्ते पे चल रहा है इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, नहीं सर। एटम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो एग्जिस्ट कर सकता है और नहीं भी कर सकता। अब एटम बोलता है कि यार मैं कैसे एग्जिस्ट करूं। अब ऑक्सीजन बोले मैं कैसे एग्जिस्ट करूं, हाइड्रोजन बोले मैं कैसे एग्जिस्ट करूं। तो इन लोगों के लिए एक चीज आती है, दैट इज नोन एज मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, तो ध्यान सुनिएगा, मॉलिक्यूल्स किसको बोलते हैं, तो ये क्या बोलते हैं, मोर देन वन एटम। सर मोर देन वन एटम, अब वो सिमिलर टाइप के भी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। सर ये इनकी बात करें तो इनको भी हम लोग क्या बोल देते हैं कि सर यूनिट ऑफ सब्सटेंस, ये भी स्मॉलेस्ट यूनिट ही है, स्मॉलेस्ट, अरे स्मॉल यूनिट ऑफ सब्सटेंस विच एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर जाते हैं।
एटम में मे और मे नॉट भी था, इनमें पता है कि एग्जिस्ट करेंगे इंडिपेंडेंटली। सर एट मॉलिक्यूल्स की बात करें तो मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, ध्यान सुनना, मॉलिक्यूल्स में मोर देन वन एटम, मोर देन वन एटम, ये ध्यान रखिएगा, मोर देन वन एटम होगा। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मोर देन वन एटम को बोलते हैं। अब भैया सेम टाइप के एटम हो गए तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अगर सेम टाइप के एटम हो गए तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स मतलब सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, ये देख लो, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स। फॉर एग्जांपल अगर होमो एटॉमिक की बात करोगे तो ये देख लो सर, O2 हो गया, P4 हो गया, S8 हो गया, सर कार्बन C60 हो गया, सर ऐसे करके सिमिलर काइंड ऑफ एटम, एक ही टाइप के एटम्स हो गए, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब ध्यान से सुनना, जब भी अगर सिमिलर काइंड, ऑक्सीजन है 2 ऑक्सीजन के एटम, सर फास्फोरस है 4 फास्फोरस के एटम, सल्फर है 8 सल्फर के एटम, कार्बन है 60 सल्फर के एटम्स, ये भैया देख लो, ये नंबर ऑफ एटम्स जो होता है बेटा, इसी को एक वर्ड बोल दिया जाता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी इज व्हाट सर, इट इज नोन एज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट। नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, सर कितना, जैसे यहां पर कोई पूछे ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, फास्फोरस की एटॉमिसिटी कितनी है, 4 है, ये बेटा जो 2 नीचे लिखा है सर ये क्या है, सर ये क्या है अपने पास, ये 2 क्या बता रहा है, एटम्स बता रहा है, किसके सर, ऑक्सीजन के, कि 2 एटम ऑक्सीजन के हैं। फास्फोरस के नीचे 4 लिखा है तो 4 फास्फोरस के एटम, सल्फर के नीचे 8 लिखा है तो 8 सल्फर के एटम, 60 लिखा है कार्बन के एटम, उसी को बेटा क्या बोल देते हैं, एटॉमिसिटी। मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं तो बेटा मॉलिक्यूल्स एक और टाइप का होता है, दैट इज नोन एज हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स किसको बोलेंगे सर, ये क्या होगा, मॉलिक्यूल्स है मतलब मोर देन वन एटम। अब यहां पर एक ही टाइप के एटम्स थे, देख लो O2 में दोनों ऑक्सीजन, फास्फोरस में चारों फास्फोरस, सिमिलर काइंड ऑफ एटम्स, और यहां पर क्या हो जाएंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, इसको हम लोग क्या बोल देंगे सर, ये हमारे लिए हेट्रोएटॉमिक कहलाएगा। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स देख लो, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल ये देख लो सर, H2O, सर 2 हाइड्रोजन का एटम, 1 ऑक्सीजन का एटम, ऑक्सीजन का एटम एक है बेटा, ये नहीं लिखा जाता है, एक को हम लोग नेग्लेक्ट मार देते हैं, भैया O लिखा है मतलब एक ही एटम होगा, सर मिनिमम एटम तो यही होगा। सर CO2 है, ये देख लो, सर यहां पर H2SO4 है, एक से ज्यादा डिफरेंट टाइप के, सर आपको H3PO4 है, सर यहां देख लो C12H22O11 है, ऐसे करके एटसेट्रा डाल दो, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एक बात बताओ, ये देख लीजिएगा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, सर इसको डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स, इसी को डिफरेंट काइंड, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को ही बेटा आप लोग एक क्लासिफिकेशन जानते होंगे शायद, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स, तो बेटा देख लेना एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स में, सर ये ध्यान रखिएगा एटम प्लस होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल को, एटम्स एंड होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को, सर क्योंकि आप अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स ऐसे एग्जिस्ट करते हैं, एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, एटम्स के फॉर्म में या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। लेकिन अगर मैं बात करूं हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की, तो हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोल देते हो, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को आप क्या बोल देते हो, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है, कंपाउंड्स कहलाता है। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या कहलाता है, कंपाउंड्स कहलाता है। तो भैया अगर आप देखेंगे तो कंपाउंड्स किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं सर, कंपाउंड्स हमेशा हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। कंपाउंड्स का मतलब ही होता है अलग अलग टाइप के एटम्स को फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर दो, फिक्स्ड रेशियो में कंबाइन कर दो, उसी को क्या बोल देंगे सर, कंपाउंड्स। हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं। एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, एटम अकेला एग्जिस्ट कर जाए या फिर होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। अच्छा अब एटॉमिसिटी की बात चल रही थी, बेटा, तो एटॉमिसिटी को ध्यान से देखिएगा।
ये जो नीचे नंबर किसी भी फॉर्मूले के आगे लिखा होता है एटम के आगे, ये क्या बताता है सर? ये इनडायरेक्ट वे में ये बता रहा है कि अगर आप एक मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑफ, अगर आप सुक्रोज, बेटा इसको क्या नाम देते हैं? सुक्रोज। सर ये क्या है हमारे पास? सुक्रोज है। अगर एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का लेते हैं तो उसके अंदर भैया आपको 12 एटम किसके दिख रहे हैं? 12 एटम्स ऑफ कार्बन दिख रहा है सर, 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिख रहा है, और 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है, 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन दिख रहा है। देख सर, अगर आपने C12H22O11 अगर एक मॉलिक्यूल सुक्रोज का पकड़ा, अगर एक मॉलिक्यूल, कैसे पता चला? फॉर्मूला खुद ही बता रहा है, वो खुद ही आके बता रहा है कि भैया मेरे अंदर इतने आइटम है। देख लो कैसे लिखने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है, बताने का स्टाइल थोड़ा कैजुअल है। जरूरी थोड़ा ना कि अब ये जो लाइन तुमने लिखी, ये ऐसे मॉलिक्यूल आके बगल में कान में थोड़ी खुसफुसाएगा भाई, वो तो तुम्हें समझना पड़ेगा। अगर एक मॉलिक्यूल में पता है तो सर अगर मैं यहां पर बोल दूं कि भैया 10 मॉलिक्यूल होता, अगर 10 मॉलिक्यूल सुक्रोज का लेता तो भैया देख लीजिएगा 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ सुक्रोज अगर लेता तो भैया कितने एटम्स हो जाते कार्बन के, कितने एटम्स हो जाते सर ऑक्सीजन के, कितने एटम्स होते हाइड्रोजन के। बेटा बिना मेरे आंसर लिखे आप अपना आंसर गेस करो खटाखट। मुझे बताओ अगर 10 मॉलिक्यूल दिया जाता, एक मॉलिक्यूल, अब बेटा एग्जाम हॉल में ये कभी लाइन लिखी हुई नहीं आएगी, ये लाइन अंदर ही अंदर, जैसे बोलते हैं ना कि दिल की बातें दिल ही जाने, वैसा ही केमिस्ट्री की बातें, हाँ केमिस्ट्री की बातें PWN जाने। ये देख लो, ये अंदर ही अंदर पढ़ लो, अंदर ही अंदर सोच लो कि हाँ यार 12 है 22 है। ये क्या है? एटॉमिसिटी दिया है। मॉलिक्यूल कितना दे रहा है? तुम्हें दे रहा है 10 मॉलिक्यूल। क्या पूछ रहा है सर? 10 मॉलिक्यूल में बता दीजिए कितने एटम्स कार्बन के हैं। एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12 इंटू 10। आप क्या कर रहे हो? ये देख लो 22 इंटू 10, ये क्या हो रहा है? 11 इंटू 10। सर देख लो सर, मॉलिक्यूल ऑफ सुक्रोज में आप ये सब चीजें ऐड कर सकते हो, तो देख ले। अब 10 मॉलिक्यूल में बोला तो ऐसे कर दो, मतलब इतना पता चल गया। एक फॉर्मूला बताता हूं बेटा, याद रखिएगा। अगर मॉलिक्यूल्स दिए हैं, आपको एटम निकालना था, अगर आपको मॉलिक्यूल्स दिए थे, एटम निकालना था, आपने किससे मल्टीप्लाई करा? किससे मल्टीप्लाई करा सर? एटॉमिसिटी से मल्टीप्लाई करा। आपने किससे मल्टीप्लाई करा? एटॉमिसिटी से। और सर अब जाते टाइम बेसिक मैथ का एक रूल होता है, आपने मॉलिक्यूल से एटम निकाला तो आप मॉलिक्यूल से एटम के लिए किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो? एटॉमिसिटी से। अगर मैं x से y निकालने के लिए x से 2 मल्टीप्लाई करके y निकाल रहा हूं, तो बेटा एक बात बताओ, x निकालना होगा तो क्या करूंगा? अगर भैया इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो सेम चीज है, अगर मॉलिक्यूल से एटम निकालना है तो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो एटॉमिसिटी से। देख लो कार्बन की एटॉमिसिटी 12 थी सर, हाइड्रोजन की कितनी थी? 22 थी सर, 11 ऑक्सीजन की थी, मल्टीप्लाई किया था। तो सिमिलरली सर उधर से इधर आएंगे तो बेटा ये क्या होगा सर? डिवाइडेड बाय एटॉमिसिटी होगा। कैसे? क्वेश्चन भी कराऊंगा। अरे देख ले भैया, फॉर्मूला देख भाई साहब, फॉर्मूला तुम्हारे सामने आ गया है। क्या है ये फॉर्मूला? ये देख लो। अगर तुमसे बोला जाए, अगर तुमसे बोला जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन दे दूं ये वाला कि सर ये बताइए 100, या फिर मैं लिख देता हूं 1200 एटम्स ऑफ कार्बन इज प्रेजेंट इन डैश मॉलिक्यूल्स ऑफ। एग्जाम हॉल में बेटा देख लेना ये छोटे छोटे क्वेश्चन, C12H22O11 क्या बता सकते हो? अगर एटम्स दिया है, मॉलिक्यूल्स निकालना। अब एटम कोई बोले सर कार्बन का दिया है, तो बेटा कार्बन का दिया है, उससे आपको क्या निकालना एग्जाम हॉल में? मॉलिक्यूल्स। किसके सर? C12H22O11। कार्बन का दिया है सर, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है? बेटा इधर देखो, कार्बन की एटॉमिसिटी कितनी दिख रही है? 12 दिख रही है सर। कितने से डिवाइड कर दो? 12 से। सर कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 100 मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, केमिस्ट्री की कहानी।
केमिस्ट्री की कहानी चालू होती है कहां से? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से। एटम्स अकेले एग्जिस्ट कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एटम्स को एग्जिस्ट कराने के लिए मॉलिक्यूल आता है, मोर देन वन एटम। अगर सिमिलर टाइप के हैं तो होमोएटॉमिक, और अलग अलग टाइप के हैं तो हेट्रोएटॉमिक। होमोएटॉमिक और हेट्रोएटॉमिक को देखो, और उसके बाद जैसे मैंने इसके बारे में बोला, आप इसके बारे में कैलकुलेट कर सकते हो। मतलब मॉलिक्यूल भी बेटा किससे मिलके बना है? मॉलिक्यूल कोई बड़ी चीज नहीं है, वो किससे मिलके बना? एटम से मिलके बना है, ठीक है ना। कुछ एटम्स अकेले एग्जिस्ट नहीं करते, तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन रेशियोज में एग्जिस्ट करते हैं, और इस तरह के एग्जिस्टेंस से हमारा क्या बनता है? मॉलिक्यूल, चाहे होमोएटॉमिक बने चाहे हेट्रोएटॉमिक बने। पक्का? तो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की कहानी क्लियर हो रही है कि एटम्स को जोड़ के मॉलिक्यूल बनता है, मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे तो एटम बनता है। पक्का हो जाएगा। एटम अकेला एग्जिस्ट कर भी सकता है, मॉलिक्यूल तो हमेशा अकेला एग्जिस्ट करता ही करता है, मॉलिक्यूल हमेशा एग्जिस्ट करता ही करता है। अब अगर देखोगे, तुम्हें इसके ऊपर भी अगर क्वेश्चन बताऊं तो चलो भाई साहब, ये क्वेश्चन बता सकते हो? क्वेश्चन की वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, वीडियो पॉज करो और क्वेश्चन अटेम्प्ट करो भाई साहब। ऐसा नहीं कि रिकॉर्डेड लेक्चर में लाइव वाला मजा, नहीं नहीं, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो जल्दी से जल्दी। पहला क्वेश्चन, मिशन 100 का फर्स्ट क्वेश्चन भाई साहब, जल्दी से जल्दी बता सकते हो कौन कितना एटॉमिसिटी होगा, किसका कितना एटॉमिसिटी होगा, बता सकते हो? सर क्या मैच करने जाएंगे? P4 क्या है बेटा? P4 तो होमोएटॉमिक है। सर ये क्या है? सर ये होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। सर अब तो ये सारी बातें बता सकते हैं। ये क्या है? ये सारे के सारे ऊपर से नीचे तक ये क्या है? हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल है। अब भैया चालू हो जाओ। ए का आंसर P4 में कितना होगा? सर P4 में 4 होगा, तो 1 का आंसर क्या आएगा? S आएगा। पहला देखो एग्जाम हॉल में ऐसे अटेम्प्ट करना है। सर दूसरा, सर पहले दूसरे वाले का कितना आएगा? 5 आएगा। सेकंड का क्या आएगा? R आएगा। 1 का S, 2 का R, मतलब मामला अभी फंसा हुआ है। सर थर्ड वाले का देखोगे, थर्ड वाले का कितना आएगा? Q आएगा। थर्ड वाले का Q आएगा। लो भैया हमारा आंसर आ गया। 4 वाले का कितना आ जाएगा? P आ जाएगा। बस इजी सा क्वेश्चन है। लेकिन आप कोई बोले सर इतना इजी? बेटा जब 2026 का पेपर आएगा ना, तो यही सब, ये एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो भी आसान होगा, नहीं तो वो मीनिंग्स में जरूर घुमा देगा कि सर कौन अकेला एग्जिस्ट कर सकता है, कौन अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। होमोएटॉमिक एग्जिस्ट कर सकता है, हेट्रोएटॉमिक एग्जिस्ट कर सकता है, या फिर एलिमेंट एटम कौन सा एग्जिस्ट कर सकता है। तो छोटी छोटी मगर मोटी बातें ध्यान रखिएगा। पक्का? तो हमें यह पता चल गया कि भाई साहब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी को ही केमिस्ट्री बोलते हैं, और एटम्स अकेले, मॉलिक्यूल्स दो लोग, एक से ज्यादा एटम्स को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स। होमोएटॉमिक, सिमिलर टाइप, हेट्रोएटॉमिक, डिफरेंट टाइप के, अलग अलग टाइप के एटम्स मिल जाए फिक्स्ड रेशियो में, तो उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं? सर होमोएटॉमिक, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिस्ट्री की डेफिनेशन हमने पढ़ ली कि ये एटॉमिसिटी होती है, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब आते हैं बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री। बोलो क्या सर? वो बेटा इंट्रोडक्शन था कि केमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, केमिस्ट्री कैसी थी। अब देखोगे बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में, तो बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्या कहता है? बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री क्या कहता है? हमें सबसे पहले चलना है एटम के घर। हम गए एटम के पास, हमने बोला भाई साहब एटम, ये भाई बताओ तुम्हारा क्या हाल चाल, घर में कितने लोग हैं? एटम बोला कि देखिए ऐसे तो हमारे बारे में पूरी की पूरी किताबें लिखी गई है, लोगों ने PhD कर ली है, लेकिन हाँ हम आपको कुछ बताना चाहेंगे। हमने कहा बताओ भाई क्या बताना चाहते हो? तो बोला कि देखिए ऐसा है कि एटम के घर जब जाते हैं तो एटम ऐसा नहीं कि भाई साहब अकेले एग्जिस्ट कर रहा है, एटम के घर में भी और सारे लोग हैं। ऑब्वियस है ना, जैसे तुम ऐसा अकेले थोड़ी ना एग्जिस्ट कर रहे हो भाई, तुम्हारे घर में ऑब्वियस आसपास के लोग होंगे जो तुम्हें सपोर्ट कर रहे होंगे, पढ़ो और अच्छे से करो। अभी कोई ना कोई तो होगा पीछे से धक्का देने वाले कि यार कर लो, कोई बात नहीं, अभी यही बैच ले कर लो, अच्छे से करो। कहीं ना कोई तो सपोर्ट कर रहा होगा ना बेटा, तभी तुम एग्जिस्ट कर रहे हो। तो सिमिलरली एटम के घर पे पहुंचे, बोले कि भाई क्या कौन कौन है तुम्हारे घर पे? तो एटम ने बोला सुनिए आप मेरे घर आए हैं तो हम आपको बताते हैं। एटम के घर पे भैया पहली बात, सर एटम के अंदर अगर हम बोलें तो आज के टाइम पे तो ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी हम बस बेसिक 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स का नाम लेंगे। इसने बोला सर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स, एटम इनसे ही मिलके बनता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बनता है, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। नाम सबको पता है, कौन कौन से हैं? सर इलेक्ट्रॉन होता है, सर रिप्रेजेंट करते हैं E- से, E से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। प्रोटॉन होता है, सर इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं P से या फिर E+ से रिप्रेजेंट करते हैं। और न्यूट्रॉन होता है, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट कर देते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, 3 लोग होते हैं। सबसे पहली बात एटम के घर गए, उसने बोला कि मेरे घर पे 3 लोग हैं।
इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, मतलब मैं एग्जिस्ट कर रहा हूं तीन लोगों के मिलने और जुलने से। एटम का स्ट्रक्चर भाई साहब गेस करेंगे जब हम लोग इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ते हैं, लेकिन अभी के लिए हम ये जानते हैं कि एटम्स के पास तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं और इन तीनों सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ अपने फीचर्स हैं। कुछ अपने फीचर्स का मतलब क्या है कि सर देख लीजिए, एटम के अंदर, ध्यान सुनिएगा, एटम के अंदर जो तीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, अगर मैं ऐसे लिख दूं सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करूंगा तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स में सबसे पहले जो डिस्कवर हुआ था उसके बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन बेटा, कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन क्या होता है सर, इसका एग्जैक्ट मास बोल रहा हूं, एग्जैक्ट मास या एब्सोल्यूट मास बोलूं, या फिर अगर मैं बोलूं एग्जैक्ट चार्ज बताओ, तो एग्जैक्ट चार्ज देख लेना, एग्जैक्ट चार्ज सर, एग्जैक्ट मास, एग्जैक्ट चार्ज, ये तीनों के तीनों पार्टिकल्स का आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अभी से केमिस्ट्री की कहानी जो बेटा चालू होगी ना वो पता चलेगा। आज बेसिक बेसिक में ही बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें चल जाएंगी। सर एग्जैक्ट मास अगर कोई पूछेगा तो इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट मास पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी। हम केजी में ले रहे, ग्राम में कन्वर्ट करना बेटा कर सकते हो ना, केजी में ले रहे हैं बेटा, अगर कोई ग्राम में बोलेगा तो ग्राम में कितना हो जाएगा सर, 28 केजी ग्राम हो जाएगा, 28 ग्राम हो जाएगा, देख लो सर, केजी से ग्राम में कन्वर्जन करने आएगा। सर यहां पर याद रखिएगा, एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछेगा 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम्ब में, कूलम्ब मतलब याद रखिएगा सी फॉर कूलम्ब, इसी को बेटा हम लोग क्या लिख देते हैं, -E भी लिख दिया जाता है। एग्जैक्ट चार्ज क्या होता है, E- भी लिख दिया जाता है। प्रोटॉन की बात करेंगे तो प्रोटॉन का चार्ज देख लो 1.6, सॉरी मास की बात कर रहे हैं तो 1.67 10 की पावर -27 केजी लिख रहा हूं, या फिर इसी को ग्राम में लिखना चाहो तो बेटा इनका छोटे छोटे वैल्यूज हैं। सर इसका जो एग्जैक्ट चार्ज है ये देखोगे तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, प्लस ई बोलते हैं। क्या बोलते, प्लस ई बोलते हैं। न्यूट्रॉन्स की बात करोगे तो न्यूट्रॉन्स का चार्ज, सर चार्ज की कहानी अलग है, लेकिन जो मास होता है वो ऑलमोस्ट सिमिलर टू, या फिर न्यूट्रल बोल दो, जीरो होता है या फिर न्यूट्रल होता है। तो बेटा ये एक सिंपल सा बॉक्स बनाया मैंने सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। एटम के घर पे जाते हैं तो तीन पार्टिकल्स बेटा एग्जिस्ट करते हैं। एटम के घर में तीन लोग होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भैया देख लो उसका चार्ज -E है, एग्जैक्टली -1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब बार बार इसको इतना बड़ा कूलम में ना लिख के -E लिख सकते, इसको +E लिख सकते हैं। सर दुनिया का सारा चार्ज, आप फिजिक्स में पढ़ते भी हो, सारा का सारा चार्ज बेटा इसी के फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल हो सकता है। इन दोनों के बारे में आप फिजिक्स में ये पढ़ते भी हो कि दुनिया का कोई भी चार्ज होगा बेटा आप इसी का इंटीग्रल मल्टीपल देखोगे, इसी का इंटीग्रल मल्टीपल एग्जिस्ट कर सकता है। तो मैं बात कर रहा था इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की। मास देख लो, मास में एक दो चीजें बता दूं सर, यहां पर याद रखिएगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है सर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा इसको मैं अब शॉर्टकट में लिखूंगा तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखूंगा, ये शॉर्टकट में लिखूंगा तो मास ऑफ प्रोटॉन लिखूंगा, ये शॉर्टकट में लिखूंगा तो मास ऑफ न्यूट्रॉन लिखूंगा। सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। बेटा देख लो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन, ये देख लो। इलेक्ट्रॉन का मास अगर रियल लाइफ में देखोगे तो इलेक्ट्रॉन का मास बेटा मास ऑफ प्रोटॉन का सर या मास ऑफ न्यूट्रॉन का सर पता है कितने टाइम्स होता है, 1837 टाइम्स, मतलब इतना छोटा हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है। सर याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। सर ये सारे के सारे एग्जैक्ट मास, एग्जैक्ट चार्जेस की बात चल रही है। ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स को एटम कैसे रिप्रेजेंट करता है? पहली बात, एटम के अंदर तीन पार्टिकल, एटम के अंदर तीन पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं बेटा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये कहां रहते हैं? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम। सर एक न्यूक्लियस ऑफ एटम में रहते हैं, सो कॉल्ड, इनको एक साथ सो कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स टुगेदर। याद रखिएगा न्यूक्लियॉन्स टुगेदर, इनको एक साथ अगर हमें बोलना हो तो न्यूक्लियॉन्स बोल दिया जाता है।
इनका नाम क्या रख देते हैं हम लोग, न्यूक्लियॉन्स रख देते हैं। सर ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां रहता है बेटा, न्यूक्लियस में। अच्छा चलो न्यूक्लियस का, अब एक बात बताओ, न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं सर, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट अराउंड द न्यूक्लियस। इलेक्ट्रॉन कहां एग्जिस्ट करता है, न्यूक्लियस के अराउंड। वो अपना कहीं भी होगा, वो पता चल जाएगा कहां रहता है। लेकिन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को क्या बोलते हैं, एक साथ में न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है। अब ध्यान सुनिएगा बेटा, यहां पर कुछ चीजें। सर जो एटम होता है ना, एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय, किसी भी आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना, तो वहां पीरियोडिक टेबल को देखोगे तो वहां पर हमें तीन चीजें मिलेंगी। एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री रिप्रेजेंटेड एज, ऐसे लिख देता हूं, रिप्रेजेंटेड एज। किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करोगे तो ध्यान देखिएगा, एटम को रिप्रेजेंट करते हो, ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, वेयर एक्स इज सिंबल ऑफ एटम। सर ये ए जो है, दिस इज नोन एज मास नंबर, इट इज नोन एज मास नंबर। और जेड जो होता है, दिस इज नोन एज एटॉमिक नंबर। मास नंबर और क्या आ जाएगा, एटॉमिक नंबर। सर इट इज मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर। ध्यान सुनिएगा, किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करने जाओगे तो याद रखना, सिंबल बीच में रखते, मास नंबर ऑलवेज रिटन इन सुपरस्क्रिप्ट, ऊपर ही लिखा जाएगा। वो अब लेफ्ट लिखा जाए चाहे राइट लिखा जाए, ऊपर ही लिखा जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट में लिखा जाएगा। ये कहां लिखा जाएगा, ऑलवेज नीचे। सुपरस्क्रिप्ट मतलब बेटा ऑलवेज सर ऊपर की तरफ, रिटन एज न लिख के इन सबस्क्रिप्ट, ये हमेशा नीचे लिखा जाएगा, ये हमेशा नीचे लिखा जाएगा। ये सुपरस्क्रिप्ट ऊपर की तरफ हमेशा फिक्स्ड है ये भैया, इसको इधर उधर मत कर देना। आप एटम को ऐसे रिप्रेजेंट अलाउ कर सकते हो कि सर ऐसे लिख सकते हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, ये देख लो सर, आप ऐसे लिख सकते हो, आप ऐसे लिख सकते हो, ये सब अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बोलोगे ये सब कुछ अलाउड है, ये सब कुछ अलाउड है, लेकिन अगर आप सोचोगे कि भैया ऐसे लिख दे सर, अगर आप सोचोगे कि भैया ऐसे लिख दें सर, ये सर अगर आप सोचोगे कि सर क्या ही जा रहा है, ऐसे लिख दें सर, ये सब जो चीजें हैं ना, एकदम भैया महापाप हो जाएंगी, ये महापाप हो जाएंगे। ये भैया एग्जिस्ट, ऐसा नहीं लिख सकते, ऐसा नहीं लिख सकते। तो एटम कैसे रिप्रेजेंट होता है देख लो। और आपको यह है कि सर ये ए क्या है, एटम का ए क्या है और जेड क्या है। बेटा मास नंबर क्या होता है, मास नंबर अगर तुमसे कोई बोले, मास नंबर ऑफ एन एटम अगर कोई पूछ दे, तो मास नंबर ऑफ एन एटम पता है किसके बारे में, एटम पता है क्या बताना चाहता है अपने रिप्रेजेंटेशन में। आप पीरियोडिक टेबल में जाओगे वहां दिख जाएगा, एटम अपने रिप्रेजेंटेशन से सब कुछ बताना चाहता है कि मैं किससे मिलके बना हूं, कितने लोग मेरे साथ प्रेजेंट है। मास नंबर बता रहा हूं बेटा, ये क्या बताता है सर, ये क्या बताता है, इट टेल्स अबाउट, या ये सीधा सीधा लिख देता हूं, इट इज नंबर ऑफ, मास नंबर जो होता है, मास नंबर ऑफ एन एटम, ये क्या बताता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, प्रेजेंट इन एन एटम। न्यूक्लियस के अंदर कितने लोग रह रहे हैं, वो कौन बताएगा, मास नंबर। पी प्लस एन की कहानी, मतलब अगर हम बात करें ए की, तो ए इज व्हाट, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स का नंबर बताता है। मास नंबर क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर बताता है। और मास नंबर के आगे चलें तो हमारे पास क्या आएगा, एटॉमिक नंबर आएगा। और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम क्या बोलेंगे सर, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम किसको बोलेंगे, तो वो पता है किसको रिप्रेजेंट करता है, वो बताता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। पहले देख आपको, जेड जो होता है बेटा, एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, और जेड जो होता है वो क्या बताता है, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बताता है। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन के साथ कैसा व्यवहार किया, कैसा व्यवहार किया एटम ने, एकदम बेवफाई दिखाई कि नहीं। एटम का देख लो, एटम के रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है,
और इसी का बदला लेगा इलेक्ट्रॉन। सबका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इन सब का बदला लेगा रे अपना इलेक्ट्रॉन। अभी रुक जाओ, देख लो एटम के बारे में बात की गई तो एटम का रिप्रेजेंटेशन अलग अलग डिजाइन से दिखा रहा है, लेकिन भाई साहब इलेक्ट्रॉन को नहीं दिखा रहा। बोला इलेक्ट्रॉन कौन होता है, इलेक्ट्रॉन का मास तुम नेग्लिजिबल मान के चले थे, ये कौन पीछे लगा है। देख लो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दिखा रहा है, प्रोटॉन दिखा रहा है। सर जेड क्या है, प्रोटॉन, ये क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर न्यूट्रॉन का नंबर कैसे आएगा, क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो जेड बता देगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर जानना हो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कैसे पता चलेगा, इट इज इक्वल टू जेड। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर निकालना हो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बेटा कैसे निकालेंगे, ए माइनस जेड कर दो, दिस माइनस दिस, इसमें से प्रोटॉन हटा दो, क्या आ गया, पक्का। तो सर एटम का रिप्रेजेंटेशन इलेक्ट्रॉन देख लो किसी का भी, अब देख लो मान लो कोई एटम लिखा हुआ है कार्बन 6 और 12 लिखा है, सर इसके बारे में ये 12 क्या है, 12 क्या है सर ए है, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, सर ये बता रहा है कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने हैं 12। सर ये 6 नीचे वाला क्या बता रहा है जेड, ये क्या बता रहा है प्रोटॉन। सर न्यूट्रॉन्स का नंबर चाहिए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चाहिए, तो न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो जाएगा, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, ऊपर से नीचे को माइनस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाएगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत आसानी से एटम रिप्रेजेंट भी करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन बेचारा बुरा मान जाएगा। इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन बेचारा बोला भाई हमारी भी तो कुछ इज्जत है, भले ही मास हमारा कम है लेकिन हमारी भी तो इज्जत है। इलेक्ट्रॉन को कोई भाव ही नहीं दे रहा। कोई पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ, बोल रहा है एटम, अरे देख लेना समझ लेना कैसे क्या होता है बेटे, पहले मेरे रिप्रेजेंटेशन में देख लो, किसी का भी रिप्रेजेंटेशन देखोगे बेटा ये क्या बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ऊपर वाला क्या बताता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स दिस माइनस दिस कर दो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाता है। सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा, श्योर है, डन। देख लो यहां तक की कहानी पता चल रही, एटम का रिप्रेजेंटेशन। अब इलेक्ट्रॉन का नंबर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन क्या करता है जान जाओ। इलेक्ट्रॉन बुरा मान गया, बोला भाई साहब हमको रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, हमको भूल जाइएगा, हाँ मैं तुम्हें, हाँ तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुम्हें हो ऐसा होने नहीं दूंगा भाई साहब। ऐसे इलेक्ट्रॉन भूला नहीं भाई साहब। इलेक्ट्रॉन बोला अच्छा मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो ना तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो किसी ने पूछा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताओ, तो भाई साहब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिसको एटम ने नेग्लेक्ट कर दिया था, सर आखिर जानते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूरा एक टॉपिक बताना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में बोला कि भाई साहब इज्जत नहीं दे रहे ना, मैं इज्जत ले लूंगा आपसे। अब देखिए अब नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालना आसान था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर कोई बोलेगा तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए पता है क्या करना है, अब आपको देखना पड़ेगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको देखना पड़ेगा, अगर कोई न्यूट्रल एटम है, अगर कोई न्यूट्रल है, अनचार्ज्ड है, या फिर भैया आइसोलेटेड है, मतलब भैया जो न्यूट्रल एटम है सर उसके केस में इन न्यूट्रल एटम या अनचार्ज्ड एटम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इट मस्ट बी इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सर अगर कोई चार्ज नहीं है तो आपका नंबर किसके बराबर होगा, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन के। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा लिख देता हूं, सर देखिएगा n की वैल्यू 7 और ये 14, सर यहां पर अब देख लो प्रोटॉन का नंबर कितना आया, सर प्रोटॉन का नंबर Z कितना आ गया 7। सर इसके ऊपर कोई चार्ज है क्या, सर कोई चार्ज नहीं, प्लस माइनस सब इलेक्ट्रॉन की इज इक्वल्स टू प्रोटॉन, प्रोटॉन इज इक्वल्स टू 7। सर यहां पर देख लो न्यूट्रॉन्स निकालने जाओगे 14 माइनस 7 क्या आ जाएगा, 7 ही आएगा। तो आप ऐसे नहीं, किसी भी एटम पे कहीं भी अपने पास ऐसा पड़ा हुआ है एटम 26 और 56, ये देख लीजिए। अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोटॉन बताओ, सर प्रोटॉन कितना हो गया 26, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया बेटा कोई चार्ज नहीं है 26, और न्यूट्रॉन्स कितना हो गया 56 माइनस 26 कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो देख ले भाई आ जाएगा 56 माइनस 26 30 आ गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स तीनों का नंबर निकल जाएगा, लेकिन कब, जब न्यूट्रल एटम है। लेकिन तुम्हें भी पता है अब इलेक्ट्रॉन जो है ना मजे लेने आ गया, बोला भाई साहब तुम हमें इज्जत नहीं दे रहे थे ना, हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, अब हम तुम्हारा, हाँ हम तुम्हें बताते हैं भाई साहब। ये देखो अब भैया देख लो न्यूट्रल एटम है तब तो टेंशन नहीं है, लेकिन इन चार्ज्ड एटम
और चार्ज्ड एटम को ही बेटा क्या बोल देते हैं, चार्ज्ड एटम को ही हम लोग क्या बोल देते हैं, आयंस बोल देते हैं, या फिर आप इसको रेडिकल्स बोल देते हो। इन चार्ज एटम और आयंस, सर याद रखिएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन बदला लेगा, बोलेगा भाई साहब हमको भूल रहे थे तुम लोग, हाँ हमें रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू, इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। चार्ज एटम में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स, सर ये देख लीजिए चार्ज एटम में सर अलग कहानी हो जाए। अगर नॉर्मल है, न्यूट्रल है, बिना किसी चार्ज का है, आइसोलेटेड एटम है, किसी से बॉन्डिंग नहीं, अकेला बैठा है, सब कुछ निकाल सकते थे। लेकिन जैसे ही एटम देख, इलेक्ट्रॉन बोला भाई साहब हमें इज्जत नहीं कर रहे, सब देखो तुम्हारी जिंदगी हम कैसे कर रहे हैं। आयंस जो होते हैं बेटा, उसके केस में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल नहीं होते। चार्ज एटम में देखोगे तो अपने पास दो टाइप के लोग बनते हैं। कौन से? एक बनता है बेटा कटायन, एक बनता है कटायंस, एक को बोलते हैं एनायंस। कटायंस और एनायंस की कहानी को सुनिएगा। कटायंस किसकी कहानी होती है? कटायंस भाई साहब उन लोगों की कहानी होती है जिनका क्या हो रहा होता है। कटायंस आर फॉर्म्ड व्हेन एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। जब आप किसी को लॉस कर देते हो तो एकदम देखते नहीं हो भाई साहब, नॉर्मल जिंदगी में भी क्या हो जाता है, आदमी एकदम ऐसे अजीब डीप डीप बातें करना शुरू कर देता है, देखते नहीं हो। जैसे ही मान लो कोई लॉस हो जाए एकदम, मतलब नया मौसम है, नया साल है, कहीं हो सकता है किसी का ब्रेकअप भी हो गया उसी चक्कर में कि भाई साहब अब जो बात करेंगे, अब जो मैसेज आएगा डॉक्टर बनने के बाद ही आएगा या आएगा, मतलब हो सकता है भाई मोटिवेशन किसी का भी। तो भाई साहब लूज करने के बाद एकदम भाई साहब कटायंस जो होते हैं एकदम इलेक्ट्रॉन का लॉस करके आते हैं, लॉस करके बनते ही ये लोग। कटायंस कैसे बनते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। और कटायंस देख लो, इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो भैया यहां पर हम क्या बोल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। यहां पर भैया दे आर पॉजिटिवली चार्ज। क्यों? क्योंकि भाई साहब अब एकदम भाई साहब अभी किस तरह का एकदम ऐसा होगा कि अब तो मैसेज जो है अब सिलेक्शन के बाद ही करेंगे, इंतजार रहेगा, देख लेना। अब तुम्हें नॉर्मल इंसान मैसेज नहीं करेगा, अब तुम्हें मैसेज करने वाला या करने वाली जो होगा वो डॉक्टर के साथ करेगा। ऐसा ही कुछ आया होगा जो होता है, ठीक है। कटायंस की बात करें, कटायंस कैसे बनते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हो, मतलब आप पहले नॉर्मल केस में आप बराबर पे थे, अब लूज कर गए। तुम खुद जानते हो कि अगर तुम लॉस कर गए तो लॉस करने के बाद तुम्हारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा। भाई तुम बोल रहे हम लॉस कर दिए, तो लॉस कर दिए तो प्रोटॉन से कम हो जाओगे, सब प्रोटॉन से कम हो जाओगे। अब कटायंस के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलता है? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सर देख लीजिएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकलता है सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस चार्ज ऑन कटायन। सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस चार्ज ऑन कटायन, कि सर चार्ज ऑन कटायन को कम कर दो। आप जितना चार्ज आपने +2, मान लो कोई बोल रहा है कि सर ये देखिए सोडियम है 11 है और 23 है। सर प्रोटॉन कितना? 11। इलेक्ट्रॉन कितना? कोई चार्ज नहीं, 11। सर न्यूट्रॉन कितना? 23 माइनस 11 कितना हो जाएगा? 12। लेकिन यही सोडियम क्या कर जाए, एकदम भाई साहब बोले कि सर हम अब किससे मतलब नहीं रखेंगे, तो बेटा देखो मास नंबर और एटॉमिक नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सर इलेक्ट्रॉन का नंबर ही चेंज होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोटॉन का नंबर आज भी 11 है, न्यूट्रॉन का नंबर 23 माइनस 11 क्या होगा? 12 होगा। चेंज किस में आएगा? ये प्लस का मतलब क्या बता रहा है? ये +1 क्या बता रहा है? सर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक इलेक्ट्रॉन के जाने का गम रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन चला गया। पहले कितने थे तुम्हारे पास? 11 थे। सर पहले 11 थे, अब उसमें से एक चला गया तो कितना बचा? 10 ही तो बचा। कटायन का मीनिंग समझ में आ रहा है, कटायन का दर्द समझ में आ रहा है। पहले कितने थे? 11 थे, 11 में से +1 है, ऊपर एक प्लस लिखा है, मतलब एक चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है, 11 में से एक 10 हो गया।
सर कहीं भी अगर आपको मैं ऐसे दे दूं, ये देखो कैल्शियम है 20 और 40 है। सर अगर आप कैल्शियम में प्रोटॉन निकालोगे 20, न्यूट्रॉन्स निकालोगे 40 माइनस 20 कितना आ जाएगा 20, इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे 20। लेकिन अगर इसी कैल्शियम प्लस 2 पे चले जाओ, इसी कैल्शियम प्लस 2 पे चले जाओ तो भाई साहब +2 का मतलब क्या है, ये +2 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। आप क्या बता रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए। प्रोटॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा सर, न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ा सर। ये देख लो सर, ये देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, 20 में से 2 कम कर दो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। तो कटायन कैसे बनता है, कटायन बनता है जब लॉस करते हो इलेक्ट्रॉन। मतलब यहां पर आपका इलेक्ट्रॉन नॉर्मल केस में बराबर था, अब लॉस कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। सर दे आर पॉजिटिवली चार्ज, क्यों सर निगेटिव चला गया तो पॉजिटिव ही बचेगा ना भाई। हाँ और क्या, नए साल में एकदम जो अगर किसी का ये मोटिवेशन एकदम याद रखिएगा, यू आर अ कटायन। अब भैया सीधा मैसेज मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के साथ स्टेथोस्कोप के साथ ऐसे छोटा मोटा प्रण नहीं लेना है। सर देख लो कटायंस क्या होते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब आप लॉस करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। फॉर्मूला बहुत सिंपल सा है, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है उसमें से चार्ज कम कर दो, चार्ज जो भी दिया है कम कर दो। एनायंस की केस में देखेंगे तो एनायंस कैसे बनेंगे, दे आर फॉर्म्ड बाय they are formed when atoms gain electron। अब देख लो एकदम भैया जज्बात पलट जाएंगे। एटम जो है गेन्स इलेक्ट्रॉन, एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन। जब एटम क्या करे, इलेक्ट्रॉन गेन करे। जब एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे उसको बोलेंगे सर, एटम जब इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है ना तब एनायंस बनते हैं। यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा बेटा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, क्योंकि आप गेन कर रहे हो, नाम में ही पता चल रहा है। अब जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो दे आर निगेटिवली चार्ज। अब इसका अपोजिट चलना है भाई साहब। अब पता चला इस टाइम पे कोई भाई साहब, हाँ दे आर निगेटिवली चार्ज। अब इस टाइम पर भाई साहब अलग ही लेवल पे आ गए कि सर जानते हैं सर 2026 में दुनिया खत्म होने वाली थी, बट फिर भी हम क्लास कर रहे हैं। मतलब क्या है, भगवान भी, हाँ ऊपर वाला भी संदेशा दे रहा है कि सर दुनिया में जो है पेयर्ड हो जाना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। लाइफ में अकेले ऐसे कैसे रहे, हाँ कैसे अनायंस की तरह जीना शुरू। एक भाई अलग बिरादरी है, इनका भैया क्या हो चुका है, लॉस हो चुका है। ये आए एकदम नए नए जूस में, आप फॉर्म्ड व्हेन एटम्स गेन इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन हो जाएगा। इनके केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है तो इनके केस में सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस क्या करना होता है बेटा, ये याद रखिएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एनायन का मॉड लेना होता है। चार्ज ऑन एनायन का मॉड लेना होता है, चार्ज ऑन एनायन का मॉड लेना होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज ऑन एनायन का मॉड लेके आपको ऐड करना है, क्योंकि आप इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स अगर गेन कर रहे हो तो यहां पर एनायंस के केस में देख लो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, ये मैंने आपको कटायंस के एग्जांपल्स बताए, ये मैंने आपको कटायंस के एग्जांपल्स बताए हैं, कटायंस वाले लिख दिए हैं, ये कटायंस के एग्जांपल्स हैं। तो आइए अब एनायंस की बात करते हैं। एनायंस की बात करते हैं, एनायंस में कौन आएगा तो देख लो, अगर मैं तुमसे बोलूं ऑक्सीजन है 8 और 16 और ऑक्सीजन -2, बेटा इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्साइड आयन बोलते हैं। देखो छोटी छोटी बातें याद रखिएगा, 8 और 16। सर ये देख लो ऑक्साइड आयन में अगर इन दोनों में कोई पूछ दे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन बताओ, सर क्या चेंजेस आएंगे। हो सके तो वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो, हो सके तो वीडियो पॉज करो और अटेम्प्ट करो। सर जितना हो सकता है वीडियो पॉज कीजिए और अटेम्प्ट कर लीजिए, ठीक है। कहां ऑक्सीजन हो गया। सर अगर मैं बात करूं अपने पास -2 ही कर देता हूं इसमें भी, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन,
और इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, क्या डिफरेंस आता है इन लोगों के बीच में? इन लोगों के बीच में डिफरेंस क्या आएगा बेटा? यहां प्रोटॉन कैसे निकलेगा, ये मास नंबर, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन्स कैसे निकालते हैं बेटा? 16-8। इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा? न्यूट्रल है, न्यूट्रल के केस में सोचना नहीं, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। लेकिन यहां पर -2 है, -2 क्या बता रहा है? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। सर -2 क्या बता रहा है? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स बता रहा है, -2। सर ये देख लो, प्रोटॉन क्या रहा? सेम रहा। प्रोटॉन क्या रहा? सेम रहा। सर 16-8 ये सेम रहा। सर इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया? 8 + 2 हो गया। आपने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है तो ऑब्वियस है 8 + 2 10 हो गया। सिमिलरली यहां पर सल्फर में देख लो, सल्फर में कितना होगा? 32 - 16 16 हो गया। सर ये देख लीजिएगा 32 - 16 ये कितना होगा? तो ये हम लोगों के पास नॉर्मल है तो प्रोटॉन के बराबर। लेकिन अगर -2 आ गया फिर से क्या हो गया? गेन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स। बस सर किसी और की लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस यहां पर क्या हो गया? 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। 16 + 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें देख लो। सर आपको किसी एटम के घर गए, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहां पर एक बेसिक सी चीज ध्यान रखिएगा। अब कुछ लोगों को क्या लगता है, ये देखिएगा, कुछ लोगों को क्या लगता है, जैसे कहीं पर क्लोरीन पे -1 चार्ज दिया है तो लोगों को क्या लगता है बेटा? अगर तुमसे मैं पूछूं कि भाई साहब बताओ क्लोरीन -1 है, इसका चार्ज बताओ, तो तुम्हें क्या लग रहा है? इसके ऊपर चार्ज अगर कोई पूछे तो बेटा 2 टाइप के चार्ज होते हैं। याद रखिएगा -1 मत लिख दीजिएगा कि सर -1 कूलम्ब है, इसको -1 कूलम्ब नहीं बोल सकते। अगर आपके मन में यह विचार आ रहा है, गड़बड़ है। इसका रिलेटिव चार्ज है -1। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सर रिलेटिव चार्ज क्यों बोला मैंने? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखिएगा, जो ये किसी भी एटम पे ये दिखता है -1 या +1, इसका डिफरेंस याद रखिएगा। ये -1 क्या बता रहा है? गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। इट इज कॉल्ड रिलेटिव चार्ज। ये रिलेटिव चार्ज है। अगर तुमसे कोई बोले एग्जैक्ट चार्ज, कोई बोले तो एग्जैक्ट चार्ज बेटा पता है कितना होगा? एग्जैक्ट चार्ज कितना होगा क्लोरीन के ऊपर? अगर कोई तुमसे बोले कूलम में बताओ सर -1, नहीं, मुझे -1 मत बताओ, एग्जैक्ट चार्ज बताओ, तो पता है क्या बता रहा है? 1 इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया। तो ऑब्वियस है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ज्यादा हो गया। कितना चार्ज ज्यादा हो गया बेटा? सिंपल सी बात है, -1.6 × 10 की पावर -19 कूलम। आपका चार्ज अगर क्लोरीन पे पूछेगा Cl-1 पे, तो बेटा याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस है। ये जो -1 कहीं लिखा होता है वो 1 कूलम नहीं होता है। कहीं पर एल्यूमिनियम ऐसे लिखा है, ये देखो। अगर तुमसे कोई पूछ दे सर कितना चार्ज है इसके ऊपर, तो याद रखिएगा ये रिलेटिव चार्ज बता रहा हूं। सर रिलेटिव चार्ज क्यों? क्योंकि ये बता रहा है रिलेटिव चार्ज +3, बिना किसी यूनिट के। ये क्या बता रहा है कि आप 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गए, आप 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गए, तो आपके ऊपर एग्जैक्टली कितना चार्ज आएगा? सर एग्जैक्ट चार्ज आप देखेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना आ रहा है? सर 1 इलेक्ट्रॉन के जाने के कारण 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर गए, तो भैया प्रोटॉन 3 बढ़ गया होगा। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज? 1.6 × 10 की पावर। एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज बेटा? एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? एक प्रोटॉन पे इतना कूलम। और आपके पास 3 प्रोटॉन ज्यादा हो गए तो हम लोगों के पास टोटल जो चार्ज होगा, ये याद रखिएगा। बहुत सारे लोग ये गलती कर जाते हैं बेटा। रिलेटिव चार्ज, ये जो ऊपर -1 +3 होता है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है रिलेटिव चार्ज, ये कूलम्ब नहीं होता। याद रखना, बहुत बड़ी कॉमन मिस्टेक है। लोग फटाफट जल्दी जल्दी में कुछ भी कर रहे होते, पता चला हाँ सर ये ऐसे दिया है, सल्फाइड आयन दिया है, कोई पूछ दे सल्फाइड आयन पे चार्ज बताओ, सल्फाइड आयन दिया हुआ है, सल्फाइड आयन दिया हुआ है सल्फर -2। सर आपने कोई पूछ दे चार्ज बताओ, अरे सर चार्ज, और ऑप्शन में कूलम दिया है, सर एकदम -2 कूलम लिख दिए। भाई साहब अगर तुम ये लिख रहे हो सर एकदम महापाप कर रहे हो बेटा, एकदम महापाप। और अब इस महापाप को महाकुंभ से धूल भी नहीं सकते, क्योंकि भाई साहब वो तो बीत गया। इस साल तो हाँ, इस साल तो अलग ही लेवल पे चल रहा है। इस साल तो हमारा कुंभ है भाई, हम लोग भी महाकुंभ है। नीट भी क्या है, महाकुंभ भी तो है। 20-22 लाख बच्चे एकदम भाई साहब ऐसे ऐसे करके जा रहे हैं एग्जाम हॉल में कि भाई साहब एक दूसरे को हरा देंगे। सिंबॉलिक ऑब्वियस है, लात मार के नहीं हटा सकते, लेकिन भाई एग्जाम हॉल में कर तो वही रहे हैं ना हम लोग।
ठीक है, तो यहां पर देखो ऐसा हरकत करोगे सीधा बाहर बेटा, ये महापाप है। -2 कूलम चार्ज नहीं है इसके ऊपर। कोई पूछेगा तो इसका चार्ज आप दो तरीके से बता सकते हो सर। एक रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज क्या है सर? आप -2 क्यों लिखे हो? आप -2 क्यों लिखे हो? क्योंकि ये बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये -2 ये बता रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किया है। अगर एग्जैक्ट चार्ज कोई पूछ ले, एब्सोल्यूट चार्ज कोई पूछ ले, तो एग्जैक्ट चार्ज बेटा जो होगा, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है? एक इलेक्ट्रॉन पे इतना कूलम होता है सर। 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे -3.2, ये होगा -3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलम आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है ना बेटा, देख लो, इलेक्ट्रॉन को इज्जत नहीं दे रहा था एटम। इलेक्ट्रॉन देख लो, अब इलेक्ट्रॉन का जो इज्जत नहीं देने के कारण इलेक्ट्रॉन इधर से उधर गया सर, रिएक्शन करा दिया, पूरा का पूरा आयंस बना दिया। देख रहे हो, इलेक्ट्रॉन को इज्जत नहीं देने के कारण देखो कितना लॉस हुआ सर। एटम का रिप्रेजेंटेशन में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दिखाते थे, इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स ने बोला कि बदला तो लेके रहेंगे, और बदला ले लिया। याद रखिएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, ये छोटी छोटी बातें लिख रहा हूं बेटा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, मास नंबर एंड मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर of an atom can never be fractional and negative। कभी भी फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं हो सकता। एटॉमिक नंबर, मास नंबर फ्रैक्शनल या फिर नेगेटिव नहीं आ सकता। किसी के घर, किसी भी एटम के यहां जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ये सब जो होगा होल नंबर आएगा, ऑलवेज अ होल नंबर। ये सब जो होगा बेटा ऑलवेज अ होल नंबर, हमेशा क्या आएगा? ऑलवेज अ होल नंबर। जहां पर आपके मन में आएगा कि सर यहां पर मैंने देखा है, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। एकदम भाई साहब, एटॉमिक नंबर हो चाहे मास नंबर हो, एकदम भैया ऑलवेज अ होल नंबर, ऑलवेज अ होल नंबर, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा। फ्रैक्शन में जहां आपको लग रहा है क्लोरीन का दिमाग में आ रहा हो, वेट एंड वॉच, अभी पता चल जाएगा। ये कभी फ्रैक्शनल या नेगेटिव नहीं हो सकते, याद रखिएगा। दूसरी बात भाई साहब, सर इलेक्ट्रॉन का चेंज, इलेक्ट्रॉन चेंज कॉजेज केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन का चेंज जो होता है ना, वही इधर से उधर मूव करता है। इलेक्ट्रॉन का जो चेंज है, यही केमिकल रिएक्शन कॉज करता है। लेकिन अगर प्रोटॉन या न्यूट्रॉन का चेंज अगर कोई बोल दिया, भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भाई साहब ये कॉज क्या करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शन। ये लोग भैया एकदम तहलका मचा देंगे। ये छोटा मोटा फिर बम नहीं बनते, ये सीधा सीधा। इलेक्ट्रॉन छोटा था, इज्जत नहीं मिली, केमिकल रिएक्शन करा दिया, एटम्स बनाया, आयंस बनाया, कहानी खत्म कर दी। लेकिन अगर प्रोटॉन न्यूट्रॉन को भैया ऐसे हवा मत चेंज कर देना। कटायन एनायन बनने से प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखिएगा, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयंस, कुछ छोटी मोटी बातें बता रहा हूं। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयंस, आयंस के फॉर्मेशन, ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयंस, नो चेंज इन नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स मतलब बेटा प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स टेक्स प्लेस। उसके नंबर में चेंज मत कर देना भाई साहब, बम फट जाएगा। प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता। क्या चेंज होता है? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन चेंज होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन चेंज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज होता है? इलेक्ट्रॉन्स चेंज होते हैं। पक्का? तो भैया एटम्स की बेसिक बात कर चुके, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्लियर है। सर एटॉमिक नंबर, मास नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब कोई बोले सर इतना बेसिक आता है क्या? आया है ना बेटा, मैं ऐसे थोड़ी ना बात कर रहा हूं। अरे तो बता दिया एटॉमिक नंबर। अरे भैया बीत गई बात, तुम जाओ घर। अब ये क्वेश्चन बताओ, ये भैया नीट 2020 का क्वेश्चन है। कोई बोले पहली क्लास से क्या आएगा, इतना बेसिक से थोड़ा ही ना आएगा बेटा। अटेम्प्ट करना चाहो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। क्वेश्चन नंबर 2 मिशन 100 भाई साहब, क्वेश्चन नंबर 2 है, जल्दी से जल्दी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन बताना है। जल्दी से जल्दी बता सकते हो, वीडियो पॉज करो, अटेम्प्ट करो। क्या बनेगा सर? प्रोटॉन का नंबर क्या है? जेड के बराबर। जेड कौन है? ये है सर। ये क्या है? ए है
सर ये देख लो जेड कितना हो गया 71, न्यूट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया 175 माइनस 71 104, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, कोई चार्ज नहीं है तो सर कोई चार्ज नहीं है तो 71। अब देख लो सर प्रोटॉन कितना है 71, प्रोटॉन कितना है 71 है सर, प्रोटॉन 71, न्यूट्रॉन्स कितने हैं तो न्यूट्रॉन्स में देख लीजिएगा 104 104, सर यहां 71 कैंसिल आउट हो गया, आंसर आ गया। देख लो ये नीट 2020 का, ज्यादा पुराना भी नहीं है भाई, हाँ 3-4 साल पहले का क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ऐसे क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। अगर भैया कुछ और चेंज करता तो और भी चेंज कर देते। अब जैसे ये क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को पकड़ो, क्या बनेगा, लिखने का स्टाइल, एटॉमिक सिंबल लिखने का स्टाइल अलग दिया है। क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करो, अपने अपने हिसाब से बेटा अटेम्प्ट कर लेना। मैं ये मान के चल रहा हूं 2-4 सेकंड में आप कर सकते हो, बाकी आप 2-4 सेकंड के बाद प्लीज सॉल्यूशन देख लेना, क्योंकि हर एक की रीडिंग स्पीड अलग होगी तो क्वेश्चन पढ़ने में हर एक को टाइम अलग अलग लग सकता है। तो वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट कीजिएगा जितना टाइम आपको लगता है। मैं ये मान के चलूंगा कि भाई 2 सेकंड 3 सेकंड आपने पॉज कर लिया होगा, ठीक है। देख लो एटॉमिक वेट की बात कर रहा हूं, इसमें लाइटेस्ट एलिमेंट कौन होता है बेटा, हाइड्रोजन होता है। एटॉमिक मास किसी एलिमेंट का मुझे नहीं पता, हाइड्रोजन का 23 टाइम्स है। हाइड्रोजन का वेट कितना होता है बेटा, हाइड्रोजन का वेट होता है 21, तो 1 का 23 टाइम्स। कितने प्रोटॉन्स हैं, 11 प्रोटॉन्स। देखो सर मास नंबर देने का स्टाइल थोड़ा सा कैजुअल है, कैसे सर देख लो, उसने मास नंबर डायरेक्ट ना देके क्या बोला, लाइटेस्ट एलिमेंट। पीरियोडिक टेबल में लाइटेस्ट एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, उसके पास मास कितना होता है 1, उसका 23 टाइम्स है। सर 23 टाइम्स कर दिया भाई। हाइड्रोजन का मास तो पता है ना भाई, किसी को लगे कि अभी भी नहीं सर ये इतना बेसिक बताइए, प्लीज बेटा आज एक हम आपको होमवर्क दे रहा हूं, आज एक होमवर्क रखिएगा। अगर बाई द आपको ये सब याद ना हो तो पीरियोडिक टेबल में 1 to 30 तक के सारे एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर, मास नंबर याद कीजिए। एंड सेकेंड थिंग जो आपको ध्यान रखनी है, फॉर्मूला किसी का कैसे लिखते हैं, क्रिस क्रॉस मेथड याद रखिएगा। आपको आज का होमवर्क है, जो आज बेसिक्स करा रहे तो एडिशनल होमवर्क आपको याद रखना है, मैं लास्ट में लिख भी दूंगा, लेकिन हाँ आप ध्यान रखिएगा। सर ये देख लो, अब इसके अंदर प्रोटॉन देख लो 11, न्यूट्रॉन्स कितने हो गए 23 माइनस 11 12, और सर इलेक्ट्रॉन्स कोई चार्ज नहीं है, कोई चार्ज नहीं है तो इलेक्ट्रॉन्स भी 11। सर क्या करें, 11 प्रोटॉन्स 23 न्यूट्रॉन्स नहीं, 11 प्रोटॉन्स 11 न्यूट्रॉन्स नहीं, 11 प्रोटॉन्स 12 न्यूट्रॉन्स, बस सर यही आंसर है, यही हमारा आंसर होगा। सर मैच कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 था आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही प्यारा सा, जल्दी से अगर आप हो सके तो अटेम्प्ट कीजिएगा। कुछ बेसिक चीजें आप बताइएगा भी कि आपका कैसा गया, कौन सा गलत किया, कौन सा सही किया। किसी एलिमेंट M का एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया हुआ है, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर दिया हुआ है 25 एंड 52। अब ध्यान से देखना इसको, क्या बोल रहा है, बोल क्या रहा है, पहली लाइन से आपको लगेगा कि सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, अब जल्दी जल्दी में भैया इलेक्ट्रॉन यहीं पर काउंट कर दोगे, नहीं इसका नहीं बोल रहा है, वो बोल रहा है कि भाई साहब इसका नहीं, आप मुझे बताइए भैया M+2 के अंदर, M+2 के अंदर, सर M+2 का रिप्रेजेंटेशन भी ऐसा ही करेंगे। M+2 के अंदर सर प्रोटॉन बताइए, प्रोटॉन कितना हो गया 25, न्यूट्रॉन कितना हो गया सर 52 माइनस 25 कितना आ गया 27, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन भैया चार्ज कितना है सर 2 कम करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि कटायन बना है। ये +2 का मतलब ही है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ कितना 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, होना तो बराबर था लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कम हो गया। सर 25 माइनस 2 23। सर क्या बताना है, इलेक्ट्रॉन बताना है, पहले इलेक्ट्रॉन बताना है, इलेक्ट्रॉन 23, सर फिर प्रोटॉन 25 27, लो भैया आंसर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स बता सकते हो, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स काउंट कर सकते हो, श्योर हो। चलो अब एटम के बारे में जान गए तो आओ कुछ आइसोटर्म्स जानते हैं। एटम्स में भी कुछ अलग अलग फीचर्स हैं बेटा, एटम्स भी थोड़े अलग अलग फीचर्स के होते हैं, मतलब ध्यान सुनना, एटम्स में जैसे कुछ एटम्स ऐसे हैं, आइसोटर्म्स की बात कर रहा हूं, कुछ ऐसे एटम्स हैं जैसे कुछ लोगों का नाम होता है, ध्यान सुनिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब सर स्पीसीज हैविंग, ये देख लो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो मतलब बेटा होता है इक्वल, आइसो का मतलब अगर कोई बोले ना तो इक्वल, या फिर हम बोल देते हैं सेम। आइसो टर्म मतलब स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर जहां इक्वल हो जाए उसी को क्या बोल देंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल देंगे। आइसो इलेक्ट्रॉनिक किसको बोलते हैं, स्पीसीज हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब वो कोई भी हो सकता है सर, कोई भी, मतलब जैसे देखो सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं, ये देख लो अपने पास, ये देख, अब इन तीनों के बीच में सर आपको लगता है आप प्रोटॉन काउंट करना चाहते हो, प्रोटॉन काउंट कर लो। इसका प्रोटॉन 10 है, इसका प्रोटॉन सर 9 है, इसका प्रोटॉन 8 है। क्या प्रोटॉन इक्वल है, नहीं। न्यूट्रॉन्स काउंट करना चाहते हो सर 20 माइनस 10, यहां पर न्यूट्रॉन्स काउंट करोगे, अरे लग रहा है न्यूट्रॉन इक्वल हो, लेकिन क्या सबके न्यूट्रॉन्स इक्वल हैं, नहीं सर। इलेक्ट्रॉन देखो, यहां पर इलेक्ट्रॉन भैया कोई चार्ज नहीं 10, यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे भैया 9 + 1 हो गया, कितना हो गया 10, और यहां पर इलेक्ट्रॉन देखोगे तो ये कितना हो गया 8 + 2 कितना हो गया 10। सर ये देख लीजिएगा, ये देख लीजिएगा सर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं, दैट्स व्हाई दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, अगर बेटा इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इक्वल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसका मतलब याद रखिएगा जब हम आगे जाके पढ़ेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होंगे तो उससे पता है क्या पता चलेगा, हाँ, उससे आप जब स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जाएंगे तो उनका स्पेक्ट्रम सेम आएगा, एक्साइटेशन का स्पेक्ट्रम क्या आएगा, सेम आएगा। अगर स्पेक्ट्रम की बात करें, एब्जॉर्प्शन एमिशन, तो इन सब का सेम आता है जब इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं। तो बस याद रखिएगा जिन लोगों का इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है उसको बोलते हैं हम लोग आइसो इलेक्ट्रॉनिक, उनको हम क्या बोल देते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अगर हम बात करें, अगर किसी का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इक्वल हो, आइसोटोन्स किसको बोलते हैं, आइसोटोन्स किसको बोला जाता है, जिनके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएं, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो जाएं, मतलब देख लो अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये देख लो, प्रोटॉन देखो, प्रोटॉन 6, प्रोटॉन कितना है सर 8, इलेक्ट्रॉन देखो, इलेक्ट्रॉन भी 6, इलेक्ट्रॉन 8, सर न्यूट्रॉन देखो 14 - 6 सर 8 आ गया, सर ये न्यूट्रॉन देखो 16 - 6, 16 - 8 सॉरी 16 - 8 8 आ गया। यहां पर इन दोनों में क्या रिश्ता कहलाएगा, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा, इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा, आइसोटोन्स कहलाएगा। अगर आप देखो भैया यहां पर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक, यहां पर इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थे तो आइसोटोन्स बोल दिया। न्यूट्रॉन्स का नंबर इक्वल हुआ तो टोन्स बोल दिया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल हुआ तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बोल दिया। अब भैया ध्यान से देखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स, ये ध्यान रखना, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसोटोन्स। फिर हमारे पास तीसरा टर्म क्या आता है, दैट इज नोन एज, देख लो इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया सर, इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम हो गया, फिर आता है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या कहता है सर, आइसोटोप्स क्या है, स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर प्रोटॉन्स इक्वल हैं, कोई बोलेगा अरे सर ये थोड़ी ना होता है, सर मैं तुम्हारी डेफिनेशन बताया तो कोई बोले आइसोटोप्स का मतलब क्या होता है, सर स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का मतलब क्या हो गया, सेम एटॉमिक नंबर, क्योंकि भैया प्रोटॉन्स का नंबर बेटा यही होता है, बट डिफरेंट मास नंबर। यही आप फॉर्मूला पढ़ रहे थे सर अभी तक, अगर आपके दिमाग में यही है तो यही लिख लो, लेकिन वो मीनिंग तो वही है ना भैया, आप मीनिंग तो वही है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम है और मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट, यहां लिख भी देता हूं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ, यहां देख लो न्यूट्रॉन्स। कैसे सर, सबसे बेस्ट एग्जांपल 1H1 सर, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, यही जनरल हाइड्रोजन, यही है प्रोटियम बोल दिया जाता है, यही जनरल हाइड्रोजन, इसी को हम H से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम बात करें 1H2 तो इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से, क्या नाम रख देते हैं इसका हम लोग, ड्यूटेरियम। सर आप हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को देख लो, इसका ट्रिटियम हम लोग शायद ऑर्गेनिक में खूब यूज करते हैं, ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होता है। ऐसे हेवियर आइसोटोप्स मोस्टली क्या होते हैं बेटा, रेडियो एक्टिव होते हैं।
हेवियर आइसोटोप्स मोस्टली क्या होते हैं, रेडियो एक्टिव। बेटा ध्यान से देखना, अपने पास यहां पर देखो सबका एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन का नंबर निकालो, प्रोटॉन का नंबर 1 है, प्रोटॉन का नंबर 1 है। सर अगर आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, इलेक्ट्रॉन भी, सर देखो पहले तो न्यूट्रॉन निकाल के देख लो। सर याद रखिएगा, एक ही दुनिया का एक लौता एक ऐसा एलिमेंट है जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता है और वो एग्जिस्ट कर जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है, वो भी प्रोटियम वाला, सर जिसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं है। सर यहां पर न्यूट्रॉन देखो, बाकी इस दुनिया में सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर न्यूट्रॉन हो जाएगा। तो ये देख लो 3 - 1 2 हो जाएगा। तो ये देख लो अकेला ऐसा एलिमेंट है। सर यहां पर देख लो प्रोटॉन सबका सिमिलर है लेकिन न्यूट्रॉन्स अलग अलग हैं, तो इसी को क्या बोल दिया, आइसोटोप्स। अब यहां पर दिक्कत क्या होती है आइसोटोप्स के केस में, अब कोई पूछे हाइड्रोजन का मास क्या लेंगे, हाइड्रोजन का मास 1 होगा कि 2 होगा कि 3 होगा, क्योंकि यहां पर मास नंबर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है। बेटा देख लो इसका इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 1 है, सब जगह इलेक्ट्रॉन तो 1 ही है। कोई पूछेगा कि भाई साहब इसका मास बता दो, तो इसका मास क्या लोगे, यहां पर लड़ाई होती है। और यहां पर ही याद रखना, किसी को लगता हो कभी भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता, न एटॉमिक नंबर न मास नंबर फ्रैक्शन में होता है। बेटा देख लो एग्जांपल दे रहा हूं। लेकिन अगर तुम चाहो तो यहां पर जब इन केस ऑफ आइसोटोप्स, क्योंकि हर एक का मास, अब हाइड्रोजन का मास कोई पूछेगा तो हाइड्रोजन का मास पता है, आप अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे ना, हाइड्रोजन का मास 1 2 3 नहीं है, 1.00008 है, ऐसे ही मिलेगा आपको। ये ऐसा क्यों आ रहा है, इसका रीजन है बेटा, ऐसा क्यों आ रहा है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स, याद रखिएगा इन केस ऑफ आइसोटोप्स आपको क्या करना पड़ता है, इन केस ऑफ आइसोटोप्स वी कैलकुलेट, हम लोग क्या निकालते हैं उस केस में, वी कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास, हम लोग क्या निकालते हैं वहां पर, एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं बाय यूजिंग देयर percentage abundance in the universe, percentage abundance in the universe। अगर दुनिया में देखोगे परसेंटेज इन द यूनिवर्स, मतलब सर आप देखोगे एवरेज एटॉमिक मास, यहां पर बेटा आम का कॉन्सेप्ट आता है, एवरेज एटॉमिक मास, ऑब्वियस है आम का कॉन्सेप्ट, मौसम नहीं है लेकिन पढ़ना पड़ता है। एवरेज एटॉमिक मास किसी के भी, अगर मान लो कोई एलिमेंट है उसके अलग अलग आइसोटोप्स हैं, तो याद रखिएगा, ध्यान सुनिएगा, एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकलता है, एवरेज एटॉमिक मास बेटा कैसे निकलता है, तो याद रखिएगा एवरेज एटॉमिक मास हम लोग कैसे निकालते हैं। आम किसी एलिमेंट का निकालना है तो पता है समेशन करना होता है, ये बेसिक मैथ का साइन है, समेशन, समेशन करना है किसका, सर जो भी आपका आइसोटोपिक मास है, जो भी आइसोटोप का मास है, जो भी आपका आइसोटोपिक मास है, ध्यान से देखिएगा आइसोटोपिक मास, जैसे इसका 1 मास है, इसका 2 मास है, इसका 3 मास है, आइसोटोपिक मास है, इनटू क्या करना है, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, उसके परसेंटेज अबंडेंस से मल्टीप्लाई करना है। परसेंटेज अबंडेंस बेटा एग्जाम हॉल में दिया होगा या फिर कोई ना कोई और तरीके से आपको निकालना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन, आपको ऐसा नहीं कि एग्जाम हॉल में बैठ के हाँ काउंट कर रहे हैं, नहीं नहीं काउंट नहीं करना है आपको, एग्जाम हॉल में दूसरे तरीके से निकालने का मेथड आपको दे देगा वो, लेकिन हाँ परसेंटेज अबंडेंस को, और ये हर एक आइसोटोप के लिए करना है, हर एक आइसोटोप के लिए करना है, आइसोटोपिक मास को किससे मल्टीप्लाई करना है, परसेंटेज अबंडेंस से डिवाइड बाय 100, परसेंटेज अबंडेंस डिवाइड बाय, ये इट कैन बी फ्रैक्शनल, ये हो सकता है, ये फ्रैक्शनल हो सकता है, निगेटिव तो ये भी नहीं होगा लेकिन फ्रैक्शनल हो जाता है। तो जो तुम्हें क्लोरीन लगता है ना बेटा, क्लोरीन की कहानी ये होती है, क्लोरीन के देखोगे तो क्लोरीन के आइसोटोप्स 2 होते हैं, देख लो, तुम्हें जो क्लोरीन का लगता है ना कि भाई साहब क्लोरीन देख लो, क्लोरीन के आइसोटोप्स देखोगे तो ये है बेटा, क्लोरीन जो एग्जिस्ट करता है वो ऐसे एग्जिस्ट करता है, अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन 2 आइसोटोप्स में एग्जिस्ट करता है, देख लो, ना ही आपको किसी का भी, आप देख लो सर, आप किसी का भी इसके अंदर प्रोटॉन निकाल दो, प्रोटॉन 17 है, इलेक्ट्रॉन कितना है 17, न्यूट्रॉन्स कितना है 35 - 17, बेटा आपका ना एटॉमिक मास, प्रोटॉन कितना है 17, इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया 17, और न्यूट्रॉन्स निकालोगे 37 - 17 कितना हो गया 20। सर कहीं भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कहीं भी निगेटिव नहीं है, फ्रैक्शन नहीं है, ना ही एटॉमिक नंबर ना ही मास नंबर फ्रैक्शन में है। लेकिन सर बिकॉज क्लोरीन एग्जिस्ट करता है 2 अलग अलग आइसोटोप्स में, इसीलिए अब देखो इसकी अबंडेंस जो दी गई है, इसकी अबंडेंस, परसेंटेज अबंडेंस अगर मैं एग्जाम हॉल में बोलूं ऐसे
क्वेश्चन में दिया होगा 75% है। ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है, दुनिया में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन अगर 100 एटम अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्लोरीन के सर 75 कौन से एग्जिस्ट करते हैं? 35.5 वाले। और 37 वाले कितने एग्जिस्ट करते हैं? 25%। एग्जाम हॉल में ये दिया होगा या फिर कुछ ना कुछ कहानी बना दी जाएगी जिसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अब तुमसे कोई बोले एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालो, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन निकालो। अगर एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अब बोला जाए निकालने के लिए तो भाई साहब याद रखिएगा, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन अगर अब बोला जाए तो कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा सर? आइसोटोपिक मास कितना है बेटा? 35। 35 को किससे मल्टीप्लाई कर दो सर? 35 को 75 से। आइसोटोपिक मास को उसके परसेंटेज अबंडेंस से। सर आइसोटोपिक मास कितना है? 37। उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो सर? उसके अबंडेंस से। और इन दोनों का सम कर दो, डिवाइडेड बाई 100 कर दो। बेटा आप इसको सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। सर देख लो, फ्रैक्शन में एटॉमिक मास आ गया, फ्रैक्शन में एटॉमिक मास आ गया। तो एवरेज एटॉमिक मास किसके केस में आता है? जो फ्रैक्शनल एटॉमिक मास है ना बेटा, एवरेज के कारण आ रहा है। कभी भी कोई ऐसा नहीं होगा कि भाई साहब एवरेज एटॉमिक मास आपका फ्रैक्शन में आ सकता है, बट मास नंबर, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये सब फ्रैक्शन में नहीं आते हैं। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिएगा। आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन ये दिमाग में रखिएगा, ये सब नंबर जो होते हैं ये बेटा आपको कभी भी फ्रैक्शन में नहीं दिखेंगे। एवरेज एटॉमिक मास आपको फ्रैक्शन में दिख जाए। कैलकुलेट कैसे करना है सर? कुछ नहीं, आइसोटोपिक मास को एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, आइसोटोपिक मास को एबंडेंस से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेट कर लो। सम करना है, समेशन है। समेशन का मतलब सर ऐड करते चले जाओ। क्वेश्चन करिए। आइसोटोप्स के लिए बेटा है, आइसोटोप्स के अलावा बाकी जगह पे टेंशन नहीं। अब बोरॉन का 2 आइसोटोप दिया है, ये परसेंटेज अबंडेंस बगल में लिखने का स्टाइल दिया हुआ है। एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, कैसे निकलेगा? आर्म ऑफ बोरॉन निकालना चाहेंगे, वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करोगे क्या? आर्म ऑफ बोरॉन निकाल लो सर, 10 इंटू 19 कर दो, 10 इंटू 19, 11 इंटू। बेटा एटॉमिक मास जो है बगल में दिया हुआ है, लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग अलग हो सकता है लेकिन भैया मीनिंग वही है सर। 11 बन जाए 11, 11 88 और 89 हो गया। 10.81 आ जाएगा, 10.81 आ जाएगा। तो सर ये क्या होगा? 10.81 आ जाएगा, तो निकाल लो 10.81। ऐसे कर लो कैलकुलेट। तो बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं, बोरॉन के 2 आइसोटोप्स हैं। बोरॉन के 2 आइसोटोप्स बेटा 19%, 21%। अब ये क्वेश्चंस बेटा आपको अटेम्प्ट करने। अब देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, अगर चाहो तो अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही एकदम हैंड पिक्ड क्वेश्चन है बेटा। 2 क्वेश्चन में देखो शानदार सी दुनिया। मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास दिया है, बहुत बढ़िया। वीडियो पॉज करके अटेम्प्ट करना चाहते हो तो कर लो। मैग्नीशियम के बेटा 3 हैं, मैग्नीशियम अपने पास 3 हैं। कितना है? 24, मैग्नीशियम 25। 3 आइसोटोप्स दिख रहे हैं जहां तक मैं देख रहा हूं क्वेश्चन में। अब एग्जाम हॉल में बेटा आप कितने कॉन्फिडेंटली ये सोच पा रहे हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा। 24 वाले का परसेंटेज है 79%। सर इन दोनों को अब कितना है? तो सर इन दोनों का परसेंटेज, चलो ये बताओ। अगर मैग्नीशियम 24 79% है तो इन दोनों का मतलब क्या होगा? सर इन दोनों का वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इसकी वैल्यू x ले लूं तो इसकी वैल्यू कितने लोग हैं जो 21 माइनस x कर देंगे? क्योंकि अगर वो 79 है तो इन दोनों की वैल्यू 100 में से 79 माइनस करोगे तो 21 होगी। और 21 में से अगर ये x है तो ये कितना हो गया? 21 माइनस x। कोई बोले सर आपने इसको x क्यों लिया? क्योंकि इसी को निकालना है, शायद देख लो इसी को निकालना है, इसीलिए मैंने इसको x लिया। कोई बोलेगा कि सर आपने इसको x क्यों लिया? क्योंकि इसी को निकालना है। इन दोनों को मिला के 21% अबंडेंस है, मैंने इसको x लिया, इसको 21 माइनस x ले लिया क्योंकि मुझे x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, कुछ लोग उल्टा निकालेंगे तो फिर गलत कर सकते हैं, देख लीजिएगा। आर्म का वैल्यू क्या होगा? सर आर्म ऑफ एवरेज एटॉमिक मास ऑफ मैग्नीशियम निकालने जाएंगे तो मैग्नीशियम का एवरेज एटॉमिक मास कितना होगा? सर ये देख लीजिए 24 इंटू 79, 25 इंटू 21 माइनस एक्स और 26 इंटू एक्स करेंगे कैलकुलेट, डिवाइड बाई 100 कर दो। सर ये कितना है? 24.31। सर ये कैलकुलेट करोगे तो ये कैलकुलेशन अब कर सकते हो भाई। कितना कैलकुलेशन करके आएगा ये? 24 इंटू 79 कितना आ जाएगा? सर 1896
प्लस 25 इंटू 21 525 माइनस 25x प्लस 26x डिवाइडेड बाई 100 कर दिया। सर ये देख लो, इस 100 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, इस 100 को इधर लाके मल्टीप्लाई कर दो, ये वैल्यू जोड़ोगे तो 2421 आ जाएगा, माइनस ये प्लस x हो जाएगा। x की वैल्यू निकालने जाएंगे तो हमारे पास x की वैल्यू ये आ जाएगी। सर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 आ जाएगी। ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का ये, तो भाई साहब देख लो, आपका एवरेज एटॉमिक मास सबका देख लो, यहां पर मास किसी का भी, मास नंबर किसी का भी फ्रैक्शन में नहीं है, लेकिन एवरेज एटॉमिक मास फ्रैक्शन में आया। रीजन क्या है कि सर आपने क्या किया है? एवरेज किया है। जब एवरेज करते हो तो उस टाइम पर आपका मास भैया फ्रैक्शन में आ सकता है, इसमें इतना नहीं सोचना है, इतना नहीं सोचना है। तो एवरेज एटॉमिक मास याद रखिएगा, किसके केस में निकालते हैं? आइसोटोप्स के केस में। आइसोटोप्स तक हम आए, कितने लोग आए? पहले इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम किया, फिर हम लोग प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स का नंबर सेम किया, फिर हम लोगों ने प्रोटॉन्स का नंबर सेव किया, और अब देखो धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते हम कहां तक पहुंच गए? सर 3 हमने टर्म पढ़ लिए, अब छोटे छोटे 3 टर्म्स और करने हैं। कौन कौन से? सर एक देखिएगा, इसको बोलते हैं आइसोबार्स। आइसोबार्स किसको बोला जाता है? तो सर आइसोबार्स क्या बोला जाता है? स्पीसीज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ, डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ऐसे लिख देता हूं, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर। हो सकता है बेटा इसी को लिखने का तरीका ये भी हो सकता है कि भैया आप जब डिफरेंट एटॉमिक नंबर बोल रहे हैं तो एवरेज हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इसी को लिखने का तरीका बट सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का नंबर सेम है, मतलब टोटल नंबर सेम है, लेकिन लिखने का स्टाइल थोड़ा अलग है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अब देख लो, ये देखो, अब देख लो इनके बारे में बताओ। सर ये क्या होंगे? इनका क्या सेम है? सर इनका नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, कुछ भी सेम नहीं है। क्या सेम है? सर नंबर ऑफ क्या? न्यूक्लियॉन सेम है। तो इनको क्या बोल देंगे? सर आइसोबार्स बोल देंगे। इनको हम लोग क्या बोल देंगे? आइसोबार्स बोल देंगे कि सर ये क्या है? आइसोबार्स है। ये क्या है? आइसोबार्स है। तो ऐसे करके अपने पास जो भी आएगा, आइसोबार्स मतलब नंबर ऑफ अपने पास न्यूक्लियॉन्स क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। आइसोबार्स में एटम ही डिफरेंट है तो ऑब्वियस है केमिकल फिजिकल सब प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएंगी। लेकिन अब देखो कुछ और नए नए टर्म्स, आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स किसको बोलते हैं? सर आइसोस्टर्स पता है किसको बोला जाता है? स्पीसीज हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जहां पर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर भी सेम हो जाए, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम नंबर, सेम एटॉमिसिटी, जहां पर एटॉमिसिटी भी सेम हो जाए। मतलब यहां 2 कंडीशन आ जाती है, यहां पर 2 कंडीशन आ जाती है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है और सेम एटॉमिसिटी आ जाती है। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ जाता है और सेम एटॉमिसिटी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं बोलूं CO2 है और CO2 और N2O है, बेटा एटॉमिसिटी बताओ। पहले तो एटॉमिसिटी काउंट करो, एटॉमिसिटी कितनी होगी? सर यहां पर एटॉमिसिटी काउंट करने जाओगे तो एटॉमिसिटी कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन का 2, 3 एटम होंगे। यहां पर भी कितने एटम है बेटा? 3 एटम है। क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट करोगे? अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सर इसमें कैसे काउंट करें? सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपने तो एटम का बताया था। अरे भैया एटम का बताया था तो मॉलिक्यूल क्या है? उसी का तो सम है। मॉलिक्यूल क्या है? उसी एटम को ही तो मिला के बना है। कोई पूछे सर CO2 में कैसे इलेक्ट्रॉन काउंट करे, तो बेटा कार्बन का कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 8 इंटू 2। सर ये देख लो कितने हो जाएंगे इसके? 22 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। कार्बन के कितने? 6। ऑक्सीजन के कितने? 8 इंटू 2। सर इसके इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 7 इंटू 2। नाइट्रोजन के 7 इंटू 2 7 होते हैं, प्लस ऑक्सीजन के 8। सर ये भी कितने हो गए? 22 हो गए। इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या कहलाएगा? दे आर नोन एज आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स मतलब क्या हो जाते हैं कि भैया ये क्या कहलाते हैं? जो भैया इनका इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर हो प्लस एटॉमिसिटी भी सिमिलर हो, इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर हो और प्लस एटॉमिसिटी भी सिमिलर हो, इलेक्ट्रॉन्स भी सिमिलर हो और एटॉमिसिटी भी सिमिलर हो।
ऐसे ये वर्ड बेटा आप न्यूक्लियाई जब फिजिक्स में पढ़ते हो, आइसो डायफर्स, अल्फा बीटा डीके जब पढ़ते हो तो वहां ज्यादा यूज होता है, बस यहां बता देता हूं। बाकी वहां पर यूरेनियम, प्लूटोनियम, इन सब का एग्जांपल आपको बताया जाता है। फिजिक्स में आप जब रेडियो एक्टिव डीके पढ़ते हो न्यूक्लियाई चैप्टर में, तो वहां पर आइसो डायफर्स बहुत बनते हैं, जो अल्फा पार्टिकल्स के बाद डॉटर न्यूक्लियाई ऐसे करके, तो वहां पर आप अच्छे से पढ़ोगे। यहां पर क्या होता है सर, सेम डिफरेंस ऑफ n माइनस पी, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस क्या हो जाए, सेम हो जाए। कहां पढ़ोगे तो सर आप इसके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, विल स्टडी इन न्यूक्लियाई चैप्टर, और पढ़ भी लिया होगा क्लास 12th फिजिक्स, डाइसोडाफर्स। अगर आपको लगे तो वहां जाके जरूर पढ़िएगा, अल्फा बीटा डीके, सेम डिफरेंस ऑफ n माइनस पी एक्सेप्ट जीरो, जीरो न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का डिफरेंस नहीं होना चाहिए। डिफरेंस न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जीरो नहीं होना चाहिए, बस डिफरेंस सेम होना चाहिए। जैसे आप देखोगे यूरेनियम और प्लूटोनियम इन सब में, तो वहां पर आपको अल्फा पार्टिकल के डीके के बाद आपको सेम टाइप के सेम डिफरेंस दिख जाएंगे न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन के। तो ये बेटा कुछ आइसो टर्म्स थे जो मुझे बताने थे, ये कुछ आइसो टर्म्स थे जो मुझे बताने थे, देख लो। आइसोटर्म्स हो जाएगा। आइसोटर्म्स में ये तीन आइसोटर्म्स बेटा बहुत इजी से हैं, आइसोबार्स 9-10 से पढ़ते आ रहे। आइसोस्टर्स में सेम एटॉमिसिटी एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसोडायफर्स बस जाना है, बाकी आप न्यूक्लियाई से आप इसको अच्छे से अल्फा बीटा डी के इसी बहाने आप जाके रिवाइज जरूर कीजिएगा, पक्का। एटम्स सबसे पहले हमने बेसिक करा, इंट्रोडक्शन करा, फिर हम लोगों ने क्या शुरू कर दिया सर, हम लोगों ने एटम्स को देखा, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री में एटम किस किस तरह से रिप्रेजेंट होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर के साथ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स का नंबर काउंट किया। फिर हम लोग कहां पहुंच गए भैया, अब ये बता दो आइसो, अगर इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो उसको क्या बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन है तो क्या बोलेंगे, या फिर एटॉमिसिटी, इलेक्ट्रॉन सब बराबर है, प्रोटॉन्स बराबर है, तो ये सारे अलग अलग नाम जाने, पक्का हो जाएगा। तो बहुत सारी देर से लिख रहे, तो एक काम करते, थोड़ा सा थ्योरी कर देते। थ्योरी क्या है सर, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बेटा सबसे पहली थ्योरी जो साइंटिफिक रूप में एक होता ना प्रेजेंट की गई। ऐसे तो हमारे यहाँ पहले भी था, हमारे मतलब बहुत पहले ऋषि मुनियों ने हमारे यहाँ अणु की बातें कर ली थी। हाँ मतलब बहुत पहले हमारे यहाँ अणु की बातें हो चुकी थी, महर्षि कनाद हो गए, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें हमारे यहाँ वेदों में पहले ही लिख दिया गया था। लेकिन हाँ, पहला ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एटम्स के बारे में खुल के एक थ्योरी बताई कि भाई साहब एटम ऐसे होते हैं। आज के टाइम पे इनकी बहुत सारी बातें गलत हो जाती हैं, लेकिन आज के टाइम पे भाई हम डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी हमारे सिलेबस में है, तो हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये पहले बंदे थे जिन्होंने डाल्टन मतलब पहले बंदे जिन्होंने कुछ बोला कि ये ऐसा एटम होता है जिसके बारे में आप जान रहे हो। एटम्स के बारे में इन्होंने सिंपल सा बेटा छोटा छोटा थ्योरी है, तो थोड़ा छोटी छोटी बातें करेंगे। और लिखने की कोशिश भाई बहुत ज्यादा नोट्स मत बनाने की कोशिश करो कि यार ये पीडीएफ सेव करके अपना क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, ठीक है, इसके ऊपर जो क्वेश्चन आए वो सब अटेम्प्ट करो। लिखने का तो भाई साहब कितना ही लिखोगे, हाँ जितना हो सकता है, इतनी पावर पैक्ड क्लासेस को बेटा कितना लिख पाओगे आप। मैटर कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल पार्टिकल। इंडिविजिबल पार्टिकल, पहले ही लाइन में आपको गलती दिख जाएगी, लेकिन वो आज आपको गलती दिख रही है। 1808 में ना भाई एटम को काट नहीं पा रहे थे, ठीक है ना। आज तुम भाई मजाक उड़ा सकते हो किसी का कि अरे भैया एक मैसेज पहुंचने में 7 दिन लग गए, एक मैसेज पहुंचने में अमेरिका से चला मैसेज, यहां पर 1 महीने बाद पता चला। वो आज तुम्हें हंसी आ सकती है, बट उस टाइम पे बेटा ये बहुत बड़ी बात होती थी कि मैटर को आपने छोटे से पार्टिकल, जो कि आज भी सही है कि मैटर को आज भी आप सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल किसमें डिवाइड करते हो, एटम में। इसके बाद इससे छोटे पार्टिकल्स होते, इससे स्मॉल पार्टिकल्स होते, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। बट उस टाइम पे डाल्टन चचा ने बोला कि भाई साहब एटम जो होता है सबसे स्मॉल पार्टिकल होता है। अच्छा, ये नहीं कि सिर्फ एटम, इन्होंने ये भी बताया, ध्यान सुनिएगा, कुछ कुछ लाइंस देखिएगा। ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, मतलब अगर एलिमेंट सेम है, चाहे ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन, अगर ऑक्सीजन का एटम है तो अलग अलग ऑक्सीजन के एटम के बीच में ऑल द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज। आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज होंगी, चाहे उनका साइज देखो, चाहे मास देखो, चाहे सेम शेप देखो। अगर ऑक्सीजन का एटम है तो ऑक्सीजन का एटम का अगर साइज ये है तो दूसरे ऑक्सीजन का एटम भी साइज इतना ही होगा। हर एक एटम का, ऑक्सीजन के हर एक एटम का साइज, मास, शेप सब क्या होगा, बराबर होगा। अगर सेम एलिमेंट है तो उसके एटम्स का साइज, मास, प्रॉपर्टीज बराबर होंगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ऑक्सीजन का एटम भाई सब कुछ कर रहा है, दूसरा ऑक्सीजन का एटम का साइज, मास अलग हो गया, नहीं। अब तुम्हारे मन में आया सर नहीं सर अभी तो कुछ और भी हो सकता है, रुक जाओ, थोड़ा कंट्रोल करो भाई, कंट्रोल भाई कंट्रोल। क्या है,
अब आइसोटोप्स का मन में आया होगा ख्याल, लेकिन वेट, यही सब तो ड्रॉबैक आएगा ना बेटा। ये देखो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, अगर डिफरेंट एलिमेंट्स लेते हो, नाइट्रोजन का, कार्बन का, अलग अलग एटम्स लेते हो, तो उनके ऑब्वियस डिफरेंट मासेस होंगे, डिफरेंट प्रॉपर्टीज होंगी। ये बहुत बड़ी बात आज के लिए नहीं है, लेकिन उस टाइम पर ये सब बड़ी बड़ी बातें थी भाई साहब, ये सब बहुत बड़ी बात थी। यार ये बात बोल रहा है सेम एलिमेंट के एटम्स, सिमिलर टाइप, सिमिलर मैटर, सिमिलर शेप, सिमिलर मास होंगे, लेकिन अगर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, छोटा ही क्यों ना हो, अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, सोच रहे हो उस टाइम पर ये बात बोल रहा है 1808 में। फिर क्या बोल रहा है कि भाई साहब ये देख लीजिएगा, अगर एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स, ये देख लो, एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर, ये जब कंबाइन करते हैं तो दे ऑलवेज कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो एंड सिंपल होल नंबर रेशियो। सोचो उस टाइम पर यह बात बोल दिया गया, उस टाइम पर यह बात बोल दी गई, और इसी को आज के टाइम पर हम लोग जानते भी है, इट इज मतलब सिंपल होल नंबर। आप किसी का भी फॉर्मूला देखोगे ना बेटा, ये फॉर्मूला 2:1, आप किसी का भी फॉर्मूला देखोगे 1:2, सिंपल होल नंबर रेशियो। कभी ऐसा फॉर्मूला आपको देखने को नहीं मिलेगा कि सर ऐसा फॉर्मूला आपको मिल रहा हो, ये नहीं मिल सकता, होल नंबर ही मिलेगा, 2 1 1 2 ऐसे मिलेगा। सर कोई भी आप किसी भी कंपाउंड को उठा लो, सर 2 1 ऐसा मिलेगा। तो इन्होंने बोला कि भाई साहब जब भी एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं, चाहे अपने से कंबाइन करें चाहे दूसरे से कंबाइन करें, हमेशा कंबाइन करेंगे इन अ फिक्स्ड रेशियो, सिंपल होल नंबर रेशियो। आज के टाइम पर बेटा इसी को हम लोग लॉ ऑफ अलग अलग अभी केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉज पढ़ेंगे, तो आप देख सकते हो, भी अगली क्लास में बता भी दूंगा, तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में ये कवर हो जाता है। सर देखिएगा, सर अलग अलग एलिमेंट्स, दो एलिमेंट्स के अगर एटम्स हैं तो वो ऐसा नहीं कि एक ही कंपाउंड बनाते हैं, सर ऐसा नहीं कि एक ही कंपाउंड बनाते हैं, एटम्स ऑफ टू एलिमेंट्स मे कंबाइन इन डिफरेंट रेशियोज टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड। मतलब इनका ये कहना था कि जैसा जरूरी नहीं कार्बन और ऑक्सीजन हमेशा यही कंबाइन होगा 1:1, नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड के अलावा CO2 बना सकता है, अलग अलग टाइप के कंपाउंड बना सकता है। इसको आज के टाइम पे कौन सा लॉ बोलते हैं? देखो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा, ऐसे अगली क्लास में बता दूंगा, लेकिन हाँ प्लीज ध्यान रखिएगा, ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाता है। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन हो जाता है कि आपको जरूरी नहीं है कि दो एलिमेंट्स कंबाइन करेंगे तो फिक्स्ड रेशियो में एक ही बार कंबाइन, अलग अलग रेशियो में कंबाइन। जैसे देखो ना, पानी है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सर ये हो गया, अलग अलग रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, सर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बोल देते हैं। सर ये देखो, एटम्स इन अ केमिकल रिएक्शन आर नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट दे गेट रीऑर्गेनाइज्ड। मतलब इनके साथ क्या होता है कि भैया ये कोई भी रिएक्शन हो, भाई साहब डाल्टन साहब क्लियर थे, क्योंकि उनसे पहले लेवाइजर साहब कह के गए थे कि लॉ जो होता है कंजर्वेशन ऑफ मास याद रखना बेटा, तो डाल्टन याद रख के बैठे थे, अपने गुरु की बात मान के बैठे थे कि भैया हमको ये चीज का ध्यान रखना है कि डाल्टन थ्योरी में इन्होंने बोला कि कोई भी रिएक्शन हो, अगर केमिकल रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं, केमिकल रिएक्शन, उस टाइम इनको न्यूक्लियर रिएक्शन तो पता भी नहीं होगा, ऑब्वियस है, न्यूक्लियस कहां से पता होगा डाल्टन को, इसलिए बच भी गए। ऑल द केमिकल रिएक्शन, जितने भी केमिकल रिएक्शन होते उसमें एटम्स जो होते वो हमेशा ना क्रिएट होते ना डिस्ट्रॉय होते, दे रिमेन्स रीऑर्गेनाइज्ड या फिर दे रिमेन्स कंजर्व्ड, कि भैया उनको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, गायब नहीं कर सकते हो भाई। तो ये ध्यान रखिएगा, ये भैया ये बेसिक 5-6 बातें उस टाइम पर पब्लिश करी थी डाल्टन ने, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के नाम से, जो कि आज भी सही है, ऐसा नहीं है कि गलत है। हाँ कुछ चीजों की गलती उन्होंने करी थी, वो हम लोग देखो यार, साइंस में यही दिक्कत है, बड़े आत्मा को पहले याद करते फिर बोलते हैं कि सर चचा आप देखिए कुछ गलती कर गए। अब कुछ गलती ऐसा लिस्ट थमा दी, लिमिटेशन थमा दी हम लोग। क्या लिमिटेशन थमा देते कि भैया ये डज नॉट अकाउंट फॉर सब एटॉमिक पार्टिकल, क्योंकि इनको पता ही नहीं था यार, सीधी सी बात है, उनके टाइम पर उतना बड़ा एक्सपेरिमेंट ही नहीं हो पाया, यही सोच पाए वही बहुत बड़ी बात है। इसके बाद सोच आगे बढ़ी कि एटम के नीचे जाते, लेकिन उस टाइम तक इनको पता ही नहीं था कि सब एटॉमिक पार्टिकल। सर इसके बाद इन्होंने ये नहीं बोला इट डज नॉट अकाउंट फॉर आइसोटोप्स। भाई साहब ये जो बात आप बोल रहे हो एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, ये भी तो अलग अलग हो सकते हैं। आपने ये बात इसलिए बोल दी क्योंकि आपने आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था। सर आपको आइसोटोप्स के बारे में नहीं पता था, आपको आइसोबार्स के बारे में नहीं पता था। आज के टाइम पे बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो भाई साहब कंबाइन करते हैं, होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं भी करते, ये होल नंबर रेशियो में कंबाइन नहीं भी करते हैं। मतलब बहुत सारी, जैसे आपको कुछ कंपाउंड्स मिल जाएंगे, ये एक कंपाउंड है जिसको आप डायरेक्टली आप ऐसे एग्जिस्ट करता है। सर ये डिफेक्ट्स होते हैं ऐसे, ये तो डिफेक्ट है लेकिन हाँ एग्जिस्ट करता है।
Fe0.94, ऑक्सीजन 1.00, ये एग्जिस्ट कर जाता है। बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे कंबाइन करते हैं जो कि नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बोलते हैं। इनको बेटा क्या बोलते हैं? नॉन स्टोइकोमेट्रिक। ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स हैं, लिख भी देता हूं, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। जो इस तरह के कंपाउंड्स आते हैं उनको क्या बोल देते हैं हम लोग? नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। सर देख लीजिए, यहां पर देख लो सर, ये थ्योरी फिर से किसको नहीं इंक्लूड कर पाई? डज नॉट अकाउंट फॉर एलोट्रॉप्स। इनको एलोट्रॉप्स सब पता ही नहीं था। तो भाई उस टाइम पर 1808 में इतना बड़ा बात बोला डाल्टन ने, तो यार ये याद रखते हैं, लिमिटेशंस भी याद रखिएगा, क्योंकि ये इनके साथ कुछ गलतियां हुई, इन्होंने कुछ गलतियां उस टाइम पता भी नहीं थी, तो क्या ही गलती बोल सकते हैं। ठीक है, तो बस ये ध्यान रखिएगा, डाल्टन पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने केमिस्ट्री की जो सबसे बेसिक सी डेफिनेशन है साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, उसमें एटम के बारे में सबसे पहले किसी बंदे ने प्रपोजल दिया साइंटिस्ट के फॉर्म में। एक होता ना रिटन एग्रीमेंट दिया कि भाई साहब जाओ इसको दुनिया में जाके कहीं भी प्रूफ करवा लो, सेम आएगा। वो पहले इंसान डाल्टन थे। ठीक है, डाल्टन्स की बातें हुई, उनमें क्या लिमिटेशन हुई ये पता चल गई, थोड़ा सा थ्योरी कर लिया है। तो बेटा ऐसा है कि अब क्वेश्चन तो करे बिना मजा नहीं आता, जो पढ़ा है उसके ऊपर क्वेश्चन बिना किए तो जा नहीं पाओगे बेटा। ये नीट 2023 का क्वेश्चन है, नीट 2023 का क्वेश्चन है। आई होप वीडियो पॉज करके आप अटेम्प्ट करोगे आप सब लोग। भैया आपको ये क्वेश्चन नीट 2023 का है। आज की क्लास के ऊपर देख लो, 2 नीट में आए हुए प्रीवियस क्वेश्चंस करा रहा हूं, मतलब आज की क्लास से पता चल रहा होगा बेसिक है, लेकिन क्वेश्चन आते हैं। क्या है? एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स। 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स भाई साहब 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स कहां होंगे? ए वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट करो भाई, ये करेक्ट तो है ही नहीं। करेक्ट ऑप्शन बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है, ए तो होगा ही नहीं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सही है सर। ऑल द आइसोटोप्स सेम, शोज बी होगा। ये लो बी हो गया, यही आंसर आ गया। सर आगे का चेक करने जाएंगे ही नहीं, बाकी चेक कर लेते हैं, आप चेक करके देख लो, चेक करके देख लो। प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलोगे? कैसी बात कर रहे हो? प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं ना भाई साहब। तो देख लीजिए, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें बेटा देख लो, सिंपल सा डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के ऊपर छोटे छोटे स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बता दो बेटा, क्या इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा? कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड when they combine in any ratio, बेटा यही गड़बड़ है, any ratio नहीं। बाकी ये देख लो, इंडिविजुअल एटम्स, केमिकल रिएक्शंस, ऑल द एटम्स। बेटा वीडियो पॉज करके देखोगे, इनकरेक्ट आंसर क्या आएगा? इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि आप देखो डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने क्या बोला था, डाल्टन ने क्या बोला था? एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म, दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। एनी रेशियो नहीं बोला था, दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, दे कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। तो देख लो ये क्वेश्चन अपने पास, जो पढ़ा है उसी के ऊपर क्वेश्चंस भाई साहब। इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स बताने हैं डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के, इनकरेक्ट बताने, इनकरेक्ट बेटा देख लो, इनकरेक्ट पोस्टुलेट्स बताने। क्या होगा इनकरेक्ट पोस्टुलेट बताओ? एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स डिफर इन मास, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसको क्यों भाई, ए तो करेक्ट है तो ए को हटा दो, ये वाला ऑप्शन हटा दो। इनकरेक्ट बोल रहा है, मैटर कंसिस्ट ऑफ डिविजिबल एटम्स, ये इनकरेक्ट है, तो ये होगा, मतलब बी तो होगा, तो बी होगा, तो इसको हटा दो। सर बी हो गया, ठीक है। कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो, ये तो सही स्टेटमेंट है ना, तो ये तो सी तो हटा दो, तो सी, अच्छा सी नहीं है तो बहुत बढ़िया। ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज, ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट्स हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज इंक्लूडिंग मास। सर केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डिफरेंट मास इंक्लूडिंग मास, ये देख लो, ये स्टेटमेंट क्या हो गया? ऑल द एटम्स ऑफ गिवन एलिमेंट, सेम एलिमेंट का सारे एटम्स का मास डिफरेंट होगा, ये डाल्टन ने नहीं बताया था। वही तो उनके, अब आइसोटोप्स मत बोल देना बेटा, उनको नहीं पता था ना आइसोटोप्स के बारे में, तो डाल्टन ने ये स्टेटमेंट, ई वाला स्टेटमेंट एक तो सही दिया था, तो ई स्टेटमेंट सही है, इसीलिए ये आंसर गलत हो गया। क्या ऑप्शन आएगा? इनकरेक्ट कौन कौन सा स्टेटमेंट डाल्टन का है? डाल्टन ने जो बोला उसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन आप सेलेक्ट कर लो, हो जाएगा सर, श्योर हो? तो ये देख लीजिएगा, कहानी हो जाएगी, श्योर है? चलिए अब
एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास आज स्टार्ट नहीं करेंगे, अब कल स्टार्ट करेंगे एटॉमिक और मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बेटा अब आपके लिए कुछ होमवर्क था, मैं होमवर्क बता देता हूं सब लोगों के लिए। एक तो भाई साहब जिन लोगों का भी लगता है सर बेसिक्स के लिए, एक आपको क्रिस क्रॉस मेथड आपको रिवाइज करना है, क्रिस क्रॉस मेथड की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्रिस क्रॉस मेथड प्रैक्टिस करनी है किसके लिए सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को फॉर्मूला लिखने में दिक्कत आती है। जैसे कहीं लिखा हो अमोनियम फॉस्फेट, तो अमोनियम का मीनिंग पता नहीं होता कि सर अमोनियम क्या है। अगर बेटा अब आप बात करेंगे तो ये 9th में सिखा दिया जाता है। जिन लोगों को जरूरत है, लगता है कि सर ये करना है, तो एक बार प्लीज बेटा आप कहीं भी आप पीडब्ल्यू के ही यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, आपको मिल जाएगा। ये ऐसे 1 लिखा है, ये 3 लिखा है, इसको बोलते हैं सर NH4 का होल थ्राइस, PO4 हो जाता है, तो ये अमोनियम फॉस्फेट हो जाता है। इसको बेटा क्रिस क्रॉस मेथड की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में यूज होगा। दूसरा सर जितना हो सकता है लर्न एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट, कम से कम फर्स्ट 30 एलिमेंट्स का जरूर याद करके आइएगा अगली क्लास में। फर्स्ट 30 एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल, पहले 30 एलिमेंट्स का जरूर याद करके आइएगा, ठीक है। बाकी बेटा आपके साथ सफर चालू हो चुका है, ये सफर स्टार्ट हो चुका है आप लोगों के साथ, और उम्मीद करते इस सफर में आप सब लोग साथ में चलते रहेंगे। आज पहला दिन है तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि आज तो भैया एकदम कैसा लगा, क्या नहीं, मैं 10 दिन बाद पूछूंगा कि बेटा कैसा रहा, अब कैसा चल रहा है सफर। आज तो फर्स्ट डे है, शुरुआत में हाँ बोलते हैं ना कि शुरुआत में सब लोग आ जाते हैं बेटा जोश दिखाने, लेकिन 10वें दिन जरूर पूछूंगा, ठीक है ना। मतलब 10वें दिन क्यों, अगले हफ्ते पूछ लूंगा, हाँ और क्या, अगले हफ्ते भैया पूछूंगा कि कैसा चल रहा है। और सबसे अच्छी बात क्या है, अगले हफ्ते ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। अगले भाई इस बैच में यही सब मजेदार चीजें होने वाली हैं। तुम बस एक बार चल तो दो, हाथ पकड़ के चल तो दो। तुम्हें आज की क्लास प्रूफ है बेटा, यही स्पीड होगी, इसी तरह चल रहे होंगे। थोड़ा सा आपको अब एडजस्ट क्या करना है अपने हिसाब से, आप नोट्स देख लो, आप अपनी स्पीड डिसाइड कर लो कि यार ये वाला टॉपिक, जैसे आज का टॉपिक मान लो बेसिक है, तो बहुत सारे लोगों को लग सकता है कि इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आप कर लो। आपको नोट से करना है, वीडियो 2x पे करना है। लेकिन किस दिन अच्छा टॉपिक चल रहा है, आपको लग रहा है इसमें मेरी प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है प्रैक्टिस का या इसके थ्योरी का, तो बेटा उस दिन रुक के आराम से 1x की स्पीड पे देखना है, सीखना है। क्योंकि भाई साहब ये मिशन 100 नहीं, मिशन सिलेक्शन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि जितने लोग इसको 100 डेज फॉलो करने वाले हैं, उनमें से बहुत सारे लोग सिलेक्शन लेके जाएंगे। बस इसी पॉजिटिविटी के साथ, जितनी पॉजिटिविटी के साथ आज आपने ये लेक्चर देखा है, इसी पॉजिटिविटी, इसी कंटिन्यूअस एफर्ट के साथ आप हर एक दिन लेक्चर देखते रहिए। साथ में क्वेश्चंस को वीडियो पॉज कर करके अटेम्प्ट कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि भैया आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। नया शुभारंभ हो चुका है, नए साल का भी, नए हफ्ते का भी, और नए बैच का भी, और तुम्हारे भी नए, हाँ न्यू यू, ठीक है, तुम्हारे नएपन का स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं इस नएपन से बहुत कुछ नया होने वाला है, ठीक है। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।